Assalamu alaikum everyone. Welcome you all in today's discussion forum session. आज हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन जो है वो डिस्कस होगी, जिसका डायरेक्ट लिंक आपके पास टास्क 7 के साथ है और ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी करेगी बिकॉज प्रेजेंटर जो है वो इसे उनका जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि आप लोगों को टास्क 7 के अंदर इंडल्ज करवा के प्रॉपर तौर के ऊपर आपको बताया जा सके कि रोड मैप जो है वो उसमें आप आसान तरीके से किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं और फिर उसको रेडी करते हैं. सो आई वुड लाइक presenter Mahnur to share her insights with us regarding this. जी महानूर, आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके ग्रीट भी कर लें और बता दें कि आर यू रेडी. Assalamu alaikum, everyone. Jazakallah khair for joining and taking time out. Jazakallah khair for that. वालेकुम. Can I share my screen? जी जी श्योर, यू कैन शेयर. Assalamu alaikum. I hope my screen is visible. Please, अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही हो तो you can always send a message in chat box. जी महानूर, स्क्रीन भी विजिबल है और आप ऑडिबल भी क्लियरली हैं. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. This is Mahnoor and I'm presenting Roadmap for Intellectual Warfare on behalf of Group 8, on behalf of Group C70. हम अगर अपने टास्क 7 को देखें तो हमें रोड मैप एज ऑलरेडी मेंशन्ड दिया गया था इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के ऊपर बनाने का. उस रोड मैप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी था कि रोड मैप क्या होता है, वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है. और उसके बाद हम लोगों को सीरा स्टडी करनी थी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की और जो स्किल्स की डेमोन्स्ट्रेशन की, हम उससे इंस्पिरेशन लें, उसको सीखें और फिर बाकी दुनिया से कॉम्पिटेंसेस आइडेंटिफाई करके हम फाइनली अपने रोड मैप की कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं. तो हम अपने पहले टास्क की तरफ आते हैं, रोड मैप. एज नेम इंडिकेट्स, ये कहीं पहुंचने का मैप है, वेरी सिंपल, अपने एंड गोल तक. और अपने एंड गोल तक हमें जो जो चेक पॉइंट से गुजरना होता है या जो जो चीज़ें अचीव करनी होती हैं, हम उसको उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को रोड मैप कहते हैं. सही है. जैसे अब यहाँ पे एक आपको छोटा सा मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका प्लान है उम्रा जाने का, तो आप एक छोटे छोटे अपने चेक पॉइंट्स बनाते हैं ना कि मेरे पास सेविंग्स होनी चाहिए, मेरे पास पासपोर्ट होना चाहिए, मेरे पास वीज़ा होना चाहिए. तो ये हमारे छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं. रोड मैप कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर फाइनल गोल है कि हमने पहुंचना कहाँ पर है. और लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपका गोल है कि आप अपने बनाए हुए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो हम वहाँ पे के छोटे छोटे माइलस्टोन पे देखेंगे कि हमें उसके लिए क्या क्या अचीव करना ज़रूरी है. जैसे अपने घर में शिफ्ट होने के लिए, घर बनाने के लिए हमारे पास एक लोकेशन होनी चाहिए, हमारे पास लैंड होना चाहिए, हमारे पास ब्लूप्रिंट, उसका नक्शा होना चाहिए, हमारे पास एक्सक्यूज मी, हमारे पास फिर फाइनली किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, फिर हम देखेंगे यूटिलिटीज़ की सप्लाई, और फाइनली फिर हम उस घर में मूव हो सकते हैं. तो रोड मैप उतना ही सिंपल है. ये एक ब्रॉडर पिक्चर है. जूम आउट, हम सिर्फ इनिशियल पॉइंट में जब हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि रोड मैप बनाने के लिए हमें किस किस स्टेजेस से गुजरना ज़रूरी होगा. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे होती है, हमारी टाइम लाइन होती है, क्योंकि हमने ये देखना है कि हम लोग एंड गोल कब अचीव करेंगे. टाइमलाइन में दो चीज़ें हैं. सॉरी, आई शुड हैव मेंशन्ड इट लेटर. टाइमलाइन हम लोग दो तरीकों से सेट कर सकते हैं. एक तो ये कि आपको अपना एंड गोल किसी टाइम में ही अचीव करना है. फॉर एग्जांपल हमने कहा हमें 6 महीने में ही उम्रा में जाना है, या हमें 6 महीने में ही अपना घर कंस्ट्रक्ट करके उसमें मूव करना है. तो हम अपने हर माइलस्टोन को ना उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, अपनी डेडलाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे. कि अगर हमें 6 महीना में उम्रा में जाना है तो हमारे पास अगर पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो हमें इसी महीने पासपोर्ट करना पड़ेगा. हमने जब तक वीज़ा अप्लाई करना तब तक हमारे पास सेविंग्स हो जानी चाहिए. दूसरा
हमारे पास टाइमलाइन सेट करने का तरीका ये है कि हम ये देखें कि हर माइलस्टोन कितने टाइम में अचीव होगा। जैसे ये कि ब्लूप्रिंट है, आपको कितना टाइम लग जाएगा आर्किटेक्ट को ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, फिर एक 3D सिमुलेटर को उसको उसका 3D मॉडल बनाने के लिए, फिर अगर आपको किसी अथॉरिटी से उसको अप्रूव करवाना पड़ता है, फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में घर बना रहे हैं, आपको CDS अप्रूव कराना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को देखने के लिए फिर आप ये देखते हैं कि कितना टाइम इसमें लगेगा, और फिर फाइनली हर माइलस्टोन के अकॉर्डिंग अपने फाइनल गोल की टाइमलाइन सेट करते हैं। कि टाइमलाइन कितना टाइम लग सकता है माइलस्टोन में, हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं ना, एक मैट्रिक सेट करते हैं। जैसे ये कि हम लोगों ने लैंड की बात की, उस लैंड का हमारा माइलस्टोन क्या होगा कि लैंड हमारी ओनरशिप में आ जाए, ओनरशिप हमारे पास ट्रांसफर हो जाए और हम उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकें, तो ये हमारा मैट्रिक है, राइट। अब उस मैट्रिक में कितना टाइम लग सकता है, हमें ये देखना है कि हमें रिसोर्सेज क्या चाहिए, पैसा कितने टाइम में इकट्ठा कर सकेंगे, हमारे पास ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं ओवरऑल। जैसे ये कि अगर मैं आज चाहूँ कि किसी और कंट्री में मैं घर ले लूँ, लाइक इंडिया में, तो मेरे पास वहाँ, मैं सिटीजन नहीं हूँ वहाँ की, मेरे पास राइट नहीं है वहाँ पे घर लेने का, तो एक ऑब्स्टिकल आ सकता है। मैं ये देखूं कि अगर मुझे लैंड परचेज करने के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन चाहिए और मेरे पास नहीं है, तो वो एक ऑब्स्टिकल आ सकता है। तो रोड मैप इतना ही सिंपल है कि हम लोग सिर्फ कुछ कुछ एक की रिसोर्सेज की ऑब्स्टिकल्स को मद्देनजर रखते हुए, अपना क्राइटेरिया सेट करते हुए, अपनी टाइमलाइन को देखते हैं, रोड मैप की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये इनिशियल स्टेजेस पे बनता है रोड मैप, जिसके बाद हम फिर फाइनली देखते हैं कि उसके ऊपर डिटेल स्ट्रैटेजीज क्या बनेंगी, डिटेल प्लान क्या बनेगा और इम्प्लीमेंट क्या होगा। इस रोड मैप की स्टेज पर ही हमें समझ आ जाता है कि क्या हमारा प्रोजेक्ट अचीवेबल है भी या नहीं, हम लोग ये कर पाएंगे भी या नहीं, ये डुएबल है भी या नहीं। ओके, so but the first four elements of this roadmap are most crucial. Going on to the second element, why did we study CIRA for intellectual warfare roadmap? सीरा को स्टडी करना क्यों जरूरी था, सीरा से हमारा रेफरेंस क्या बनता है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का। अनडाउटेडली हमारा गोल कहीं ना कहीं कोइंसाइड करता है, पर जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को देखते हैं, तो आज दुनिया मानने को कंपेल्ड टू एडमिट कि ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। कोई बिलियनियर नहीं है, कोई और प्रॉफिट नहीं है, कोई दुनिया का कोई रिफॉर्मर नहीं है, रसूलुल्लाह हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि आज बिलियंस मुसलमान उनकी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, अनडाउटेडली एक ये रीजन भी है, और ट्रू स्पिरिट पे भी चाहते हैं, इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं प्रैक्टिसेस को। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फील्ड में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में एग्जाम्पल सेट किए। अगर हम उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स को देखें, हम उनकी फैमिली लाइफ को देखें, हम उनको एज अ सोशल रिफॉर्मर देखें, तो हर एरिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसाल कायम की है जो आज तक शायद कोई नहीं कर पाया, और वो अचीवमेंट्स थी जो आज तक शायद किसी और की नहीं। हम क्यों है, क्योंकि ही स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड जीरो। उनके पास कोई महल खड़ा हुआ नहीं था, उनके पास ये सब कुछ हुआ हुआ नहीं था कि आज वो लोगों को कहेंगे कि तुम मुझे फॉलो करना शुरू कर दो, मैं आज ये थे मतलब मैं आज ये फिलोसफी, आज मैं ये दीन लाया हूँ, और लोग कहें कि हाँ हमें, मतलब क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन को चेंज करना, टैबूज को ब्रेक करना, तो ही स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड जीरो एंड वी आर अनफॉर्चुनेटली, हम ग्राउंड जीरो पे भी शायद नहीं, हम तो नेगेटिव चले गए, बट हमारे लिए रेलिवेंस ये बनती है। और फिर जो उन्होंने 23 साल के अरसे में कर दिखाया, जो एक सेंचुरी का क्वार्टर भी नहीं बनता, तो आ, हमारे लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन और कितनी लर्निंग का स्कोप है यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। बिफोर गोइंग ऑन टू द competences, undoubtedly, sorry, this last point, he set the highest standard, moral और सोशल स्टैंडर्ड, जो आज तक का कोई इंसान अचीव कर सकता था, क्योंकि इसको हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे, उनके कुछ ट्रेड्स को, उनके कुछ स्किल्स को, जिन्होंने जो थ्रू आउट उन्होंने अपनी लाइफ में डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, उनको हम समझेंगे। खातमुल अंबिया होने के अलावा हमें एक, अल्लाह ताला ने एक ऐसा इंसान, एक ऐसा सांचा दिया
कि इस जैसे अगर हम बन जाएं तो हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। तो अनडाउटेडली सोशल और मॉरल स्टैंडर्ड्स की पीक पे एक इंसान, लास्ट टाइम भी किसी ने बोला था कैपिटोम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट वाज अनडाउटेडली द हाईएस्ट स्टैंडर्ड व्हिच अ मैन शुड अचीव। उनकी जिंदगी का डिसिप्लिन, उनकी नॉलेज, एक फियरलेस इंसान जिनकी अल्लाह ताला पे रिलायंस। पर मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगी पर्सनल ट्रेट्स में वर्सेटैलिटी थी। हम लोग ये बात करते हैं के पास जाएं तो शायद आपकी वो एक पर्सनालिटी को ना किसी एक कैटेगरी में डाल देगा कि अच्छा आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप एग्रेसिव, मतलब व्हाटएवर। बट जो थ्रू आउट उनकी लाइफ में बैलेंस था उनकी पर्सनालिटी में, डिफरेंट ट्रेट्स का, अभी हम आगे भी देखते हैं कि एज अ लीडर वो कैसे थे। तो वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिज लाइफ। बट हमारे लिए रेलेवेंस कहाँ पे आती है? इन हिज लीडरशिप स्किल्स। अनडाउटेडली विजन, विजन क्लैरिटी के साथ विजन तो है ही। उसकी मैं एग्जांपल एक क्लास में भी कोट करूंगी। पर जब हम देखते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जैसे हमने देखा ग़ज़वा खंदक में, सिर्फ ये नहीं कि सॉल्यूशंस को पाना, जब वो खाना काबा में हजर अस्वद को प्लेस करने का सॉल्यूशन था, और जिसमें उन्होंने ये इंश्योर किया कि सबके इमोशंस भी हर्ट नहीं हो और सब इंक्लूसिव रहें। तो वहाँ पे उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनकी क्रिएटिविटी थी। ग़ज़वा खंदक में कैसे उन्होंने मुसलमानों को कहा अपने आप सॉल्यूशंस लेकर आए। जब हम लोगों ने उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को देखा तो हमने देखा कि जो औरत उन पे कूड़ा फेंकती थी उनको उसका भी दर्द है। सेल्फ अवेयरनेस, जब वो हारे हिरा में जाते थे, वो उनकी अपने आप को एक्सप्लोर करने की। जब हम अडेप्टेबिलिटी पे जाएं तो हम देखते हैं कि उन्होंने वर्स्ट हालात भी देखे हैं और बेस्ट हालात भी देखे हैं, और कैसे वो उसमें एडजस्ट किए हैं। सुभान अल्लाह। हम स्टाइल को देखें तो जब मस्जिद कुबा की कंस्ट्रक्शन थी तो वो साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो उनका वो पार्टिसिपेटिव और एग्जाम्पल्स के साथ एक स्टाइल सेट, लीडरशिप सेट करने का। और जहाँ उनको ऑर्डर्स देने होते थे कि ये काम करना है, तो वहाँ पे उनका अथॉरिटेटिव स्टाइल, जो कि आज हमें पढ़ाया जाता है कि लीडरशिप मतलब टेलर्ड होनी चाहिए सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, और शायद एक इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये अचीव करना। तो उनका प्रायोरिटीज को सेट करना कि अगर कोई जवान आदमी जिसके लड़ने आ गया है, तो उसके लिए प्रायोरिटी सेट की गई कि नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप की खिदमत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि जहाद तो एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा है। एनीवे, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, आई थिंक ये ज़्यादा हो रहा है। आई ट्राई टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लीडरशिप की जब हम लोग बात करते हैं, और जब हम ये देखते हैं कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र होती थी उनके उनके इर्द गिर्द पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या चल रहे हैं, अगर दुश्मनों के की खबरें उन्हें कौन ला कर दे रहा है, अगर उन्होंने जंग की तैयारी कर दी है तो कैसे हम लोग काउंटर मेजर करेंगे, कैसे हम लोग एक अपनी पावर परसेप्शन कायम करेंगे। जैसे हमने ग़ज़वा बदर में देखा कि हम लोगों ने वहां पे जब तैयारी हुई तो हम लोगों ने पहले तैयारी शुरू कर दी। हम लोगों ने कहा हमें कहा गया मुसलमान बाल काले करो, ताकि एक परसेप्शन जाए कि स्ट्रॉन्ग मुस्लिम्स लड़ने आए। जहाँ जहाँ ये देख जरूरी था कि हम अपनी वीकनेसेस को छुपाएं और अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर को डेमोन्स्ट्रेट करें, तो वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई। तो देयर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, जितना डिटेल में जाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर हम नेटवर्किंग को देखें, जब अगर आप आज किसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की क्लास में जाते हैं तो आपको कहा जाता है नेटवर्किंग होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में, हम आज मुसलमानों में कायम नहीं कर सकते, उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के साथ म्यूचुअल बेनिफिट की बेसिस पे अलायंसेस कायम की। जहाँ जहाँ ज़रूरी था वहाँ वहाँ पीस डील्स हुई, अपने वक्त को भेजा, लेटर्स भेजे, और उन अपना जहाँ जहाँ उनको लगा था कि यहाँ पे अलायंसेस के थ्रू उनका एक नेटवर्क बनेगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे, जहाँ उनको लगा कि ट्रेड रूट्स पे उनका कंट्रोल होना चाहिए, वहाँ वहाँ कंट्रोल किया। जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है कि कैसे उन्होंने सहाबा को डिफरेंट टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया,
उनकी उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग अगर खालिद बिन वलीद को वॉर में लीडर बनाया, अगर जब नजाशी के दरबार में भेजना था तो हजरत जाफर को कैसे भेजा वहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए मुसलमानों का पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम एक छोटी सी एग्जांपल को ही लेते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, और मैं इससे ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करूंगी, तो कैसे उन्होंने हर इंसान को उनके स्किल के अकॉर्डिंग काम दिया था। जैसे हमें पता है कि इस एग्जाम्पल से तो सब आई नो के वाकिफ हैं कि कैसे हजरत अली को कहा गया कि उनके बिस्तर पे लेट जाएं, और जैसे हजरत अस्मा को कहा गया कि वो खाना लाएंगी, कैसे हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला को कहा गया कि वो कुरैश की खबरें पहुंचाएंगे। यहाँ पे कुछ की एलिमेंट्स जो उन्होंने ध्यान में रखे कि जैसे ये कि हजरत मतलब हजरत अब्दुल्ला वाज अ किड, तो किसी पे उसका शक नहीं जाएगा कि वो बच्चा खबरें पहुंचा रहा है वहां तक। इस तरह जैसे अबी बिन फुहैरा को कहा गया कि ताकि वो ट्रैक्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई फॉलो ना कर सके, तो वहां पे वो बकरियां चरा दें ताकि फुटस्टेप्स मर्ज हो जाएं। तो सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने हर इंसान को उसके स्किल के अकॉर्डिंग काम दिया, ये कि हर पॉसिबल आउटकम पे नज़र रखना कि क्या हो सकता है, दुश्मन कैसे ट्रैक कर सकते हैं, वो किस रास्ते से आ सकते हैं, तो हम रास्ता चेंज कर लें, क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, कहाँ कहाँ ज़रूरत हो सकती है। इतना डिटेल में सिर्फ एक जर्नी को प्लान किया उन्होंने, अपनी एक हिजरत को, और अनडाउटली उनकी प्लानिंग बहुत चल रही थी। तो हमारे लिए तो बहुत कुछ है सीखने के लिए जब हम अपनी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की जर्नी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमें सीरा को समझना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इस्लाम इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में हम लोग कुछ टास्क से अभी तक बात ये करते आ रहे हैं कि कैसे ये फिलोसफीज की जंग है, और इस्लाम का कैसे हम लोगों ने देखा कि वो हर फॉर्म्स लेकर आया है। हम आज इस्लाम को कहते हैं प्राउडली कि वो दीन है, चाहे हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करते हैं। ऐसे इस्लाम ने इंट्रोड्यूस कराया कि नहीं, बादशाह का बेटा बादशाह नहीं है, खलीफा का बेटा खलीफा नहीं है, आपका खलीफा जिस पे चेंज होगा। अगर हम सोशल रिफॉर्म्स को देखें तो कैसे हर इंसान के मुआशरे में हकूक और राइट्स स्टैब्लिश किए गए। जब हम इकोनॉमिक्स को देखें तो कैसे एक इंटरेस्ट फ्री, रिबा फ्री इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, जहाँ पे स्टेट ये इंश्योर कर रही है कि हमारी मनी सर्कुलेशन हो रही है। कैसे पढ़ाई के ऊपर हमारा फोकस किया गया, इस पर मैं आगे आने वाली स्लाइड पे ज़्यादा करूँगी। हमारी मिलिट्री अचीवमेंट्स में देखें तो हम लोगों ने हमारी सिर्फ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी नहीं थी कि हम लोग कि वहां से अटैक हो रहा था हम अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दें। हम लोगों ने देखा कि हमारी ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी भी थी, हमने लैंड्स भी कंकर किए, हमने इस्लाम को इस डिफेंस के थ्रू भी स्प्रेड किया, मिलिट्री के थ्रू भी। और कैसे इस्लाम ने एक ऐसा जुडिशल सिस्टम, एक ऐसा लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश किया जिससे आज तक लोगों ने इंस्पिरेशन लेके लॉज डिफाइन किए हैं। जब हम कॉम्पिटेंसेस की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को आज अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एग्जांपल्स टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम। तो लेट्स मूव टू द गोल्डन एरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद से, खुलफाए राशिदीन के टाइम से हम लोगों का कॉन्कर शुरू हो गई थी, मतलब मिलिट्री अचीवमेंट्स शुरू हो गई थी। जब इस मुसलमान वो लैंड कॉन्कर करते थे और हमारे पास वो मैन पावर आती थी, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक पूल ऑफ रिसोर्सेज बन रहा है, डाइवर्स पूल। हर इलाके के अपने स्किल्स हैं, इलाके के अपने रिसोर्सेज हैं, तो मुसलमानों के पास वो स्किल्स बढ़ रहे हैं। और फिर ये क्या कि जब मुसलमान ट्रैवल कर रहे हैं तो ये जो स्किल्स हैं, ये जो नॉलेज है, ये ट्रांसलेट हो ताकि सब उससे मुस्तफीद हो सकें। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया गया ट्रैवलर्स के लिए कि रेस्ट हाउसेस होंगे। जब स्टेट, हम लोगों ने देखा कि स्टेट, मुसलमानों ने इंश्योर किया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मदारिस कायम किए जाएं, जहाँ पे सिर्फ दीनी तालीम नहीं थी, वहाँ पे शरिया लॉ पढ़ाया जाता था, वहाँ पे लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, फिलोसफी पढ़ाई जाती थी, हेल्थ साइंसेस पढ़ाई जाती थी, सोशल साइंसेस पढ़ाई जाती थी, बाकी साइंसेस पढ़ाई जाती थी, जिसको हम बायो केमिकल केमिस्ट्री फिजिक्स। इसके साथ साथ हमारा एक इस्लामिक कल्चर वजूद में आया, क्योंकि पढ़ाई पे इतना फोकस था, लिखने पे इतना फोकस था, हमारा इस्लामिक आर्ट वजूद में आया।
मुसलमानों ने अपनी एक क्रेडिबिलिटी सेट की कि वी आर ट्रू डेमोन्स्ट्रेशन के हाई मॉरल्स क्या होते हैं, हाई वैल्यूज क्या होती हैं, जस्टिस सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है। और मुसलमान उन लोगों में से थे। अच्छा, ये सब इतनी ट्रांसलेशंस हो रही हैं, इतनी नॉलेज के ऊपर काम हो रहा है। अगर पेपर इंट्रोड्यूस हुआ तो मुसलमान उन लोगों में से थे जिन्होंने उस टाइम की टेक्नोलॉजी जैसे पेपर थी उसके अर्ली अडॉप्टर्स थे। ये नहीं थे कि वो लास्ट में अडॉप्ट करेंगे। और उसके साथ साथ हमने देखा कि कितने मुसलमान जो हैं वो इनोवेटर्स थे और रिसर्चर्स थे, अनफॉर्चुनेटली। और इस सब का अगर हम ये फोकस देखें तो वो एजुकेशन पे बहुत फोकस था। अनफॉर्चुनेटली फिर हम लोगों ने अपने पर्पस से हम जैसे जैसे हटते गए तो ये सब अचीवमेंट्स हम लोग लूज करते गए और आज हम लोग कहीं भी नहीं खड़े थे। जाने के लिए एक स्टेप हमें पहले एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा और अपने गोल के ऊपर दोबारा उसकी अंडरस्टैंडिंग कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम टास्क 4 को याद करें तो हम लोगों ने वहां पे इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को समझने की कोशिश की थी कि कैसे ये एक आइडियोलॉजीज की जंग है, एक फिलोसफीज की जंग है। और फिर टास्क 6 तक हम लोगों ने ये एक्सप्लोर किया कि कैसे एक फिलोसफी हमारी कॉन्शियसली और सबकॉन्शियस कॉन्शियसली हमारी जिंदगियों में, सोसाइटीज में, हमारे जहनों में सराहियत करती है। आज कैसे हम लोग मुसलमान होते हुए अपना मकसद जानते हुए भी हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम रैट रेस में लगे हुए हैं। अमेरिकन ड्रीम हमारी भी ड्रीम है कि घर गाड़ी, मतलब एक कैसे मुसलमान जो हैं उनका मकसद पैसा कमाना ही हो गया। हम भी मटीरियलिस्टिक हो गए, हम भी कैपिटलिस्ट हो गए। और हमने ये भी देखा कि मुसलमान जब इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो हम लोग लूज क्या कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे। जो कुछ हमें दिया जा रहा है, जो भी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है या जो भी वेस्टर्न आइडियोलॉजीज है, हम लोग उसको बड़ा प्राउडली अडॉप्ट कर रहे हैं। वी हैव नथिंग और जो हमारी क्रिएशन हो, जो हमारी फिलोसफी हो कि हम वो दुनिया को दे सकें, क्योंकि हमने उनकी सक्सेस की डेफिनेशन को अडॉप्ट कर लिया, बजाय इसके कि हम स्टैंडर्ड सेट करते तो क्रेडिबिलिटी क्या होती है, हम स्टैंडर्ड सेट करते कि सक्सेस क्या होती है। ये थोड़ा रैप अप था। इफ यू गो टू द यूट्यूब चैनल आपको वहाँ पे कैपिटलिज्म और सब के ऊपर सेशंस मिल जाएंगे इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर से रिलेटेड। मूविंग ऑन टू आवर फाइनल मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, रोड मैप टू इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इस भी होगा, मोस्ट फन पार्ट भी होगा, और शायद अभी तक लोगों के लिए मोस्ट स्केरी पार्ट भी है कि कैसे इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का रोड मैप बने। रोड मैप इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की जर्नी को एक्सप्लोर करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम लोग मतलब मैं ये डिफाइन कर दूं कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अगर हम लोग आज 50 साल का रोड मैप सेट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम भी 50 साल बाद वो किसी लेवल पे पहुंचने के बाद हम वो सब छोड़ दें, हम अपना पर्पस छोड़ दें, हम भी दुनिया की रंगीनियों में खो जाएं। दिस इज गोइंग टू बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस और हमारा हर माइलस्टोन नहीं है, वो पैरेलल एक्टिविटीज चलेंगी। हम लोगों का जब एक मुसलमान एक फेज से जाएगा तो शायद दूसरे फेज की एक्टिविटीज वो साथ साथ स्टार्ट कर चुका हो। मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी। रिइन्वेस्ट और एक्सपैंड का एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ये कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होता है डे एंड पे, ईयर एंड पे, तो आप कहते हो कि 50 रुपए ना मैं अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दूंगा और 50 रुपए मैं कहीं और किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये कि जो मुसलमान हमारे पहले माइलस्टोन को अचीव कर चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अगले माइलस्टोन पे मूव कर जाएंगे, और वो पहले माइलस्टोन पे और मुसलमानों को लाने के लिए भी काम कर रहे होंगे। अब शायद ये ज्यादा एग्जांपल आपको तब समझ आएगी जब आप रोड मैप को देखेंगे। ओ माय गॉड, ये क्या बला है। बहुत कलरफुल है। उसकी जरूरत ये थी कि थोड़ा सा सेपरेट किया जाए। मैं अ, एक 50 साल पे मबनी 50 साल तो हम ये नहीं कह सकते, बट फॉर श्योर इट्स गोइंग टू गो बियॉन्ड दिस। पर 50 साल पर मबनी एक ग्लोबल रोड मैप फॉर इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है। हम अपने पहले माइलस्टोन की तरफ चलते हैं और मीनवाइल फिर मैं आपको समझाती जाऊंगी कि कैसे हमारा रोड मैप कंस्ट्रक्ट हो रहा है।
सो फर्स्ट माइलस्टोन हमारा है एक्सेप्टेंस या अवेयरनेस। अच्छा, गोल हमारा ये है, काम हम लोगों को यहाँ पे ये करना पड़ेगा इनिशियल स्टेज पे, जब हम लोग अपनी रोड मैप की जर्नी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होंगे, कि हम लोगों को अवेयरनेस फैलानी है। हम लोगों को, मुसलमानों को ये याद दिलाना है कि मनी इज नॉट योर पर्पस। जो आप अब तक समझते आ रहे हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद अच्छी डिग्री, अच्छी जॉब और या शायद सिर्फ 5 वक्त की नमाजें और हलाल रिस्क और ज़कात और 5 अरकान है, दिस इज आपका जिंदगी का मकसद यहाँ एंड नहीं होता है। हमें मुसलमानों को ये अवेयरनेस देनी है कि यू वर मेंट टू बी द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यू हैड द ट्रू गाइडेंस। आपके पास वो किताब थी, आपके पास वो जिंदगी मतलब सीरा की वो एग्जाम्पल थी, जिससे आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते थे। तो आप अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पे हम लोग एक एट फर्स्ट अपनी जर्नी के स्टार्ट में हम वो अवेयरनेस कायम करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। हमारे शायद मेन टारगेट यूथ ही होगी, और हमारे पेरेंट्स भी होंगे जो कि आजकल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। सिर्फ फर्स्ट जो हमारा इस रोड मैप का माइलस्टोन है, उसको हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, और बाकी को हम सिर्फ ऊपर ऊपर से टच करेंगे टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए। जब हम लोगों ने ये कहा, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताती चलूँ कि एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस क्यों लिखा। उसके सर ये ज़रूरी है कि हम ये देख लें कि जब हम लोगों ने शुरू में बात की थी ना कि हम मैट्रिक्स सेट करते हैं, हमने कहा हम अवेयरनेस फैलाएंगे, हम लोग लोगों को जा जा के बताएंगे कि जागो, ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं है जिस जिस रेस में तुम लोग लगे हुए। तो हमारा हम कब कहेंगे मकसद अचीव हो गया है? फॉर एग्जाम्पल आज मैं 20,000 25,000 या आज हम लोगों के ग्रुप में 122 लोग हैं, मैं उनको, मेरा गोल ये है कि मैं उनको समझा दूं कि रोड मैप कैसे बनाया जाता है। उसमें से अगर मैं, मेरा क्राइटेरिया शायद ये जाए या 50 लोग ये समझ के चले जाएं अच्छा रोड मैप ऐसे कंस्ट्रक्ट होगा, तो मैं कहूँगी मेरा मैट्रिक अचीव हो गया। इसी तरह हम इनिशियल स्टेज पे, हम पहले 3 सालों में हम ये कोशिश कर रहे हैं, इट कैन बी अ ग्रेटर नंबर, क्योंकि हमने कहा कि 10,000 मुसलमान ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हमारा पर्पस इस दुनिया में कुछ और है, वी हैव अ बिगर पर्पस इन आवर लाइव्स। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जितने लोग इस फोरम पे बैठे हुए हैं, IMS को जितने लोगों ने ज्वाइन किया, आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग ये तो समझ गए थे कि हमारी जिंदगी का पर्पस इट्स अ बिगर पर्पस देन व्हाट वी थॉट टिल येट, परसीव टिल येट। अच्छा, इन 10,000 में से भी शायद वो बहुत सारे लोग वो तो हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिंदगी का मकसद ये है, वो शायद विलिंग नहीं है इसमें कुछ करने के लिए। तो हमारा दूसरा मैट्रिक ये होगा कि अच्छा अब वो लोग भी जो बाकी इसमें फिर कुछ करना भी चाहते हैं, अमली तौर पर भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो मेरा दूसरा मैट्रिक ये होगा कि 7,000 मुसलमान एटलीस्ट मेरे पास ऐसे तैयार हों जो अल्लाह ताला की राह में काम करने के लिए, एफर्ट करने के लिए, अपनी जिंदगी, अपनी जो अभी तक उनकी जिंदगी का मकसद था उससे हट के अपने ट्रू पर्पस के लिए कुछ करने के लिए वो विलिंग हो। पहले ही हमारी मैट्रिक का हम लोगों ने टाइमलाइन दिया कि 3 साल हमें शायद लग जाएंगे। ये जो टाइमलाइन है इसका मकसद ये नहीं है कि हम 3 साल में से 10,000 का नंबर अचीव करेंगे। हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगेगा टाइम, हमें जो रिसोर्सेज कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, हमें स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, शायद वो सब मिलाकर हम शायद 10,000 का नंबर अचीव करते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स और क्राइटेरिया, हम इससे फर्दर थोड़ा डीप देखें और हम ये देखते हैं कि इस जर्नी में जाने के लिए हमें क्या साजो सामान चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो इस जर्नी पे चलने के लिए ऑब्वियसली हम लोगों ने कहा कि हमारी टारगेट ऑडियंस यूथ है, हमारी टारगेट जो ग्रुप है, सॉरी वो यूथ है, और टारगेट ग्रुप हमारा पेरेंट्स है। तो हमें इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, हमें कंटेंट डेवलपर्स चाहिए जो कि टारगेटेड कंटेंट वो बनाए जो हमारे मकसद को प्रमोट करे, जो लोगों में इस सोच को उजागर करे कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमारे पास शायद वो नॉलेज चाहिए जो ट्रू नॉलेज है कुरान और सुन्ना की, जहाँ पे हम ये कहते हैं, हम ये क्लेम करते हैं कि इस्लाम के पास तो सारे आंसर्स हैं, और जब हमारे पास लोग बच्चे सवाल पूछने आते हैं तो हम उनको सवाल के जवाब ही नहीं दे पाते। तो वो जो ट्रू नॉलेज ऑफ कुरान एंड सुन्ना है, वी माइट नीड द ट्रू स्किल्स के जो हम, जैसे हमने सीरा से भी देखा कि
जो एबिलिटी टू कनेक्ट होती है ना, कि आपने यूथ से, बच्चों से बात कर रहे हो तो आप उनसे कनेक्ट करो, आप बड़ों से बात कर रहे हो तो उनसे कनेक्ट करो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमने देखा वहाँ पे, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो ये सब स्किल्स हमें शायद चाहिए होंगे वहाँ पे। और ऑब्वियसली सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है, यूथ हो या पेरेंट्स हो, या आई थिंक किसी भी एज ग्रुप में मुसलमान हो, तो सोशल मीडिया का टूल हमें यूज करना बहुत जरूरी है। फिर फाइनेंसेस, क्योंकि हम लोग जो कंटेंट बना रहे होंगे, जो चीजें बना रहे होंगे, अगर हम कोई इवेंट्स कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए अगर हमें कुछ फाइनेंसेस ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होंगे। वी माइट नीड ग्राफिक डिजाइनर, मूवी मेकर। हम आज कहते हैं कि शायद मुसलमान जो मदर्स हैं वो शायद ड्रामास में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो शायद हमें ड्रामास के थ्रू अवेयरनेस फैलानी पड़े। या हमारे पास यूथ जो है वो मूवीज में इंटरेस्टेड है, तो हमें मूवीज के थ्रू, तो हमें ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए होंगे। हमें ऐसे शायद फोरम्स और चैनल्स चाहिए हों जहाँ पे हम मुस्लिम स्कॉलर्स को एक जगह ला सकें, जिनको लोग और ऐसे लोगों को ला सकें जिनसे यूथ इंस्पायर होती है, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ला सकें। तो हमें वो फोरम्स चाहिए हो सकते हैं, और ऑब्वियसली हमें बहुत सारे वॉलंटियर्स चाहिए होंगे इसके लिए। ये मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि हम जितना डीप जाएंगे ना, तो हमें उतने रिसोर्सेज शायद हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन हमें ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि आपको ये तो समझ आ रहा है ना कि अगर मुझे सजा यूथ तक ये इंश्योर कराना है कि वो अपना पर्पस रियलाइज करते, तो हमारे पास ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसको हम एक्सप्लॉइट कर कर अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू द ऑब्स्टिकल्स। अच्छा, ऑब्स्टिकल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक ऑब्स्टिकल्स वो हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, वो भी एक ऑब्स्टिकल है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास, हमें चाहिए इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट डेवलपर्स, पर वो नहीं है, तो फिलहाल ये हमारा ऑब्स्टिकल है, हमें उसको ओवरकम करना है। नहीं, और अभी नहीं है, तो ये भी हमारा एक ऑब्स्टिकल है। या हम ये कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड स्किल्स और रिसोर्सेज जो हमें चाहिए वो भी अभी हमारे पास नहीं है, तो ये भी हमारा ऑब्स्टिकल है। एक और हमारा ऑब्स्टिकल होता है जो एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल होता है। जैसे ये कि अगर हम अपने टारगेट ग्रुप को देखें, यूथ को, या बल्कि सब मुसलमानों को, तो हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हैं। हमारे पास जिंदगी में बहुत चीजें हैं, हमारे पास एंटरटेनमेंट है, मूवीज हैं, सॉन्ग्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, व्हाट नॉट। तो वो क्या चीज है कि हमें, मतलब हम वो आपके बात में पे आए। उसके अलावा अगर ये देख कि बहुत सारे, इसकी एग्जाम्पल देखिए कि बहुत सारे लोग उस टाइम इंथुजियास्टिक होके, एक्साइटेड होके कोई चीज स्टार्ट तो कर देते हैं, पर फिर कमिटेड नहीं रहते। हमारी जिंदगियों की जो मसरूफियात हैं वो हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। हम लोगों में कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ये इंश्योर करने के लिए कि अगर हम कह रहे हैं कि 3 साल बाद हमारे पास 7,000 मुसलमान ऐसे हों जो, मतलब जो अपनी जान मार दें इस मकसद के लिए, तो हो सकता है वो 7,000 अचीव करना इतना आसान नहीं हो, क्योंकि वो कमिटेड नहीं रह सकते। फिर हम ये देख, आज हमारी जिंदगी में हम सब मुसलमानों का मकसद तो कुछ और है। अगर मैं आज आपको कहती हूँ कि देखिए मुझे आपकी ज़रूरत है इसमें, और आप अपने ना, अगर आप अपनी जॉब पे 8 घंटे दे रहे हैं, तो आप बाकी के ना 6 घंटे इस मकसद के लिए लगा दें, तो आपकी पर्पस जाएगा कि मैं जो करूँ, घर वालों को पैसे क्यों नहीं। अभी मकसद बनाया ना वहां से, तो उसके अलावा हम ये रंगीनी तो वही है। प्लीज कोई मुझे बता दे, मेरी आवाज सही आ रही है? मेरा इंटरनेट शायद अनस्टेबल हुआ था। महानूर आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, काइंडली कंटिन्यू। महानूर आपकी आवाज़ आ रही है, काइंडली कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो हाँ, हम वेस्टर्न प्रोपेगेंडा की बात करते हैं।
क्या हम लोग कहते हैं कि आज मेरे पास 100 पाउंड है और मुझे एक बहुत अच्छी जैकेट मिल रही है, तो मैं वो मतलब वो जैकेट क्यों ना ले लूँ, मैं मतलब सोशल वर्क क्यों करूँ। तो हम लोग जो ये प्रोपेगेंडा है कि मुझे उसमें पिक्चर्स बनानी होंगी, लॉट ऑफ थिंग्स, जितनी हम डिटेल में जाएं उसमें तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, हमें ओवरकम करने पड़ेंगे। अब होगा ये कि हम लोगों के इसी इसी जब हम ये रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जब हम लोग ऑब्स्टिकल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज बन रही होती हैं जो कि रोड मैप की स्टेज पे हमें बनाना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है ही नहीं रोड मैप का हिस्सा, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि कल को हम रोड मैप के बाद फर्दर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो हमारी स्ट्रैटेजीज बनेंगी किस तरह से। तो पहले तो हम लोगों ने अपना वो स्ट्रैटेजीज वो बनानी है जो मिसिंग रिसोर्सेज हैं, जो हमारे ये वाले ऑब्स्टिकल्स हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज नहीं है वो हमें एक्वायर कैसे करनी है। जैसे ये कि अगर हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है तो हमें फंड्स कहाँ से मिल सकते हैं, हमें उस पर स्ट्रैटेजीज बनानी पड़े। फिर हमारे जो अब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उसको कैसे एक्सप्लॉइट करके उसका कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। जो जैसे हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया टूल है और हमारे पास कोई इन्फ्लुएंसेस ऐसा आ गए तो हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे बना सकते हैं, वो हम रैंडमली नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फिर हमारी एक और स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हम एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम और स्ट्रैटेजीज, जैसे ये कि हमने ये कहा कि कमिटमेंट इश्यूज हैं तो हम इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी हमें कि हम ये कैसे इंश्योर करें कि लोग अपने मकसद के साथ कमिटेड रहें। उनको बार बार कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे रीइटरेट किया जाए ये पर्पस और इससे रिलेटेड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और फाइनली हमारा एक डिटेल एक्शन प्लान बनेगा इन सब के बाद, जिसमें हम माइलस्टोन को अचीव करने के लिए प्लान बनाएंगे। उसमें हमारी और मजीद स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। जैसे हम व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस तो हम ये कहे थे कि हमें शायद शुरू में एक फोकस ग्रुप बनाना पड़े, क्योंकि हम लोगों को आज यूथ की ग्रामर नहीं समझ आती। तो यूथ को समझने के लिए कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनका लाइफ को लेकर परसेप्शन क्या है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। फर्स्ट माइलस्टोन हमारे यहाँ पे हम लोगों ने इसको बहुत डीप डिग इन किया था। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैं अब जाना चाहूंगी हमारी सेकंड माइलस्टोन की तरफ, which is equip और educate। अच्छा, हम लोगों के पास हमारी गाड़ी ना वहां से चल गई, फर्स्ट स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर पहुंच गई। हमारे पास वो मुसलमान आ गए जो अपने मकसद को समझ भी रहे हैं और जो उसमें काम करने के लिए तैयार भी हैं। अब हमें उनको तैयार करना है, अब हमें उनको इक्विप करना है, जो टूल्स है ना उसके साथ उनको एजुकेट करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी ऑल रियलाइज के कुरान की सही नॉलेज और सीरा सुन्ना की सही नॉलेज उनके पास होना जरूरी है। हमने ये कहा कि हम लोगों के पास द बेस्ट एग्जाम्पल, द बेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ ऑल टाइम्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो जिनके बेस्ट एट्रीब्यूट्स थे आज तक दुनिया में, जिनके पर्सनालिटी के सबसे बैलेंस ट्रेट थे, तो हमें वही सीरा से एट्रीब्यूट्स हम अगर आधे भी 1/4 भी उनकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स अडॉप्ट कर लेते हैं तो शायद हम अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी। तो वो सीरा से एट्रीब्यूट अपने अंदर बिल्ड करना। फिर जो स्किल सेट है हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया कि हम लोगों को कैसे हम लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए होंगे, हम लोगों को निगोशिएशन स्किल्स भी चाहिए होंगे, हम लोगों को राइटिंग स्किल्स भी चाहिए होंगे। तो जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है चाहे उसमें उन लोगों को ट्रेन करना। फिर जो हम लोगों का, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स की फील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ तो और मेरे पास एक एडवांस बेसिक नॉलेज है भी, तो उसमें मुझे एक प्रोफिशिएंट स्किल्स लेना, उसमें मजीद एजुकेशन लेना और मे भी मजीद रिसर्चेस करना। तो ये कुछ एरियाज हैं जिसपे हम लोगों को शायद उन लोगों को एजुकेट करना पड़े ताकि वो मजीद इस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की रेस में आगे बढ़ सकें। अच्छा, मैं इसमें और सिर्फ जनरली अगर आप हम लोग इसमें रिसोर्सेज पे हम नज़र डालें या हम इसमें मैट्रिक्स में नज़र डालें तो हम ये कहेंगे कि 7,000 5,000 मुसलमानों को क्या 5 सालों में तैयार कर सकते हैं इन सब एरियाज में, कि हम कुरान फोकस्ड एजुकेशन भी दें, सीरा फोकस्ड भी दें, स्किल्स की भी साथ साथ ट्रेनिंग होती रहे। शायद लेट्स से कि इट्स गोना टेक 5 years, लेकिन साथ साथ
ऐसा नहीं है कि हम उनको इन 5 सालों में सिर्फ एजुकेशन और इक्विपमेंट इक्विप ही कर रहे होंगे। हम साथ साथ शायद जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वो बाकी मुसलमानों को अवेयर करने में है तो वहाँ भी उनको यूज़ कर रहे होंगे। शायद नेक्स्ट माइलस्टोन में जहाँ उनकी ज़रूरत है तो हम उनको वहाँ भी यूज़ कर रहे होंगे। अगर हम रिक्वायर्ड रिसोर्स पे नज़र डालें तो शायद हमें वहाँ पे ट्रेनर्स चाहिए होंगे, टीचर्स चाहिए होंगे, क्योंकि कोर्सेज हमारे हिसाब से नहीं बने हुए। हमें अपने हिसाब से कोर्स कंटेंट बनाना पड़ेगा जो हमें वहाँ पे पढ़ाना है। अगेन हमें फाइनेंसेस चाहिए होंगे, हमें शायद एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे अपनी फील्ड में, हर हर फील्ड में। तो और इन सब का ना होना, अगेन हमारे पास वीकनेसेस हो सकती हैं, राइट। कमिटमेंट इशू भी हमारे पास अगेन सॉरी ऑब्स्टिकल हो सकता है हमारे पास। ये जो प्रॉब्लम है शॉर्ट साइटेडनेस की, कि हम लोग अपने करीब की चीज करीब की चीज से ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। फिर हमारी ये कि ब्लाइंड फॉलोइंग है, कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा आइडियल है जिसने अपनी इंडस्ट्री कायम की है, तो हम शायद उसी के पाथ पे चलना चाहेंगे। तो ये जो हमारे माइंड में एक अपनी आइडियोलॉजी बनी हुई है उसको तोड़ना, तो जितना हम इसमें डिटेल में जाते जाएंगे उतने हमें ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे जिसके लिए हमें स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। ऑन टू आवर थर्ड माइलस्टोन। अच्छा, सेकंड माइलस्टोन में हम लोग, फर्स्ट माइलस्टोन में हमने कहा कि हमारे पास वो मुसलमान हैं जो अपनी जिंदगी के मकसद से आगाह भी हैं और अल्लाह ताला की राह में, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की जर्नी में वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं। हम लोगों ने उनको नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज दी, उनकी एट्रीब्यूट्स की ट्रेनिंग की, उनको रिक्वायर्ड स्किल सेट दिए, और साथ साथ ये जर्नी अभी भी चल रही है। अब उनको उनको यूटिलाइज कहाँ करना है, कि हम लोगों का एक्शन प्लान क्या होगा आगे, या हम लोग किन सॉल्यूशंस की तरफ काम करेंगे। हमने कहा कि वो जिस जिस फील्ड में हैं, या जो उनका एक नेचुरल एबिलिटी है उनकी, ऑब्वियसली जैसे हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी साइकोलॉजी से और उनके नेचुरल एट्रीब्यूट से आइडेंटिफाई कर लेते थे कि ये इस फील्ड के लिए है। तो लेट्स से कि हम उसको उन फील्ड के अकॉर्डिंग हम लोग अब टीम्स बनाएंगे, अपने पूल ऑफ रिसोर्सेज बनाएंगे। हम लोगों की डेडिकेटेड टीम सॉल्यूशंस के ऊपर अब काम करेगी। हम लोगों के पास रिसर्च रिसर्च फैसिलिटीज कायम किए जाएंगे। हम लोग अब ये कोशिश करेंगे कि जो मुसलमान हैं, जो अपने पर्पस से कमिटेड भी हैं और जिनके पास रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स भी हैं, वो लोग अब सॉल्यूशंस बनाना शुरू करें, रिसर्चेस शुरू करें, अपनी फील्ड में आगे एक्सेल करें। उनकी टीम शायद मिलकर रिसर्चेस करें। अभी तक शायद उनको ये फोरम ही नहीं मिला, उनको ये फैसिलिटीज ही नहीं मिली इस तरफ जा सकें, या वो शायद उनका जिंदगी में पर्पस अपनी फील्ड चूज करने का एक अच्छी नौकरी थी। हम लोग नॉलेज की तरफ फोकस नहीं थे। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक अगर हम देखें तो हमें शायद 12 साल लग जाएं अपने इस्लामिक रिसर्च ग्रुप्स कायम करने में, इंस्टीट्यूट्स कायम करने में, हमें रिसर्च रिपोजिटरीज बनाने में। अच्छा, हमें यहाँ पे ना जब हो रही होगी, जो रिसर्चेस हो रही होंगी, नॉलेज कंपाइल हो रही थी, ट्रांसलेट हो रही थी, तो हमें यहाँ पे भी वही जरूरत है। हम अपनी नॉलेज को ट्रांसलेट करेंगे, हम ऑनलाइन रिपोजिटरीज बनाएंगे, हम रिसर्च को एक जगह इकट्ठा करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि वो एक्सेस में हो लोगों की। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद इसमें हमें 12 साल लग जाए, राइट। अच्छा है ये कि अगेन हमें इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शायद फाइनेंसेस चाहिए हो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही शायद चाहिए हो, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, क्योंकि हमें, अगर हम कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन रिसर्च रिपोजिटरीज भी हमें नॉलेज रिपोजिटरीज भी बनानी, हमें रिसर्च सेंटर्स या फैसिलिटीज भी बनानी है, हमारे पास क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स भी होंगे, तो हमें IT स्पेशलिस्ट भी चाहिए, हमें R&D टीम्स भी चाहिए हैं, हमें अगेन हर फील्ड में एक्सपर्ट्स तो चाहिए, इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक्स तो चाहिए ही, पर हमें हर फील्ड में अगेन प्रोफेशनल लोग भी चाहिए होंगे जो इन रिसर्चेस को लीड करेंगे और सॉल्यूशंस के ऊपर काम करेंगे, राइट। मैं अब ऑब्स्टिकल्स और पे ज़्यादा नहीं फोकस करूँगी, क्योंकि अब ऑब्स्टिकल्स कहीं ना कहीं रिपीट भी हो रहे हैं, कि वही लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लैक ऑफ नॉलेज।
बट जो रिसोर्सेज चाहिए मैं उस पर कहीं ना कहीं रोशनी डालती रहूंगी। तो लेट्स से कि इन 12 ईयर्स हमारे पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो गया है जो मुसलमानों के पास, उनके पास सेंटर्स हैं कि वो जाकर और रिसर्चेस करें, वो सोल्यूशन बेस्ड का वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं कि अच्छा दुनिया में आज ये मसला है, तो मुझे अब हमें इस डायरेक्शन में रिसर्च करनी है। और नो डाउट वो रिसर्चेस कुरान से इंस्पायर्ड हो सकती हैं, वो आज की दुनिया से हम लोगों ने दोनों नॉलेज को साथ लेके चलते हैं। हम आज कहते हैं कि हमारे पास तो आंसर्स हैं ना सारे क्वेश्चंस के, तो why not work on finding those answers, right? Moving on to our next milestone. अब हम लोग हमारे पास वो मुसलमान जिनकी गाड़ी चली थी, जो पहले अवेयर भी नहीं थे अब अवेयर हो गए थे, अपने मकसद के साथ कमिटेड हो गए थे, फिर उनको इक्विप किया गया था अपनी नॉलेज स्किल्स में, फिर वो रिसर्च कर रहे थे और सॉल्यूशंस की तरफ काम कर रहे थे, और उन्होंने सॉल्यूशंस बनाना शुरू कर दिए थे, इनोवेशंस करना शुरू कर दी थी। अब हमारा मकसद होगा थोड़ा सेल्फ रिलायंस की तरफ, खुद इन्हिसारी। अच्छा मुसलमान अब क्योंकि सॉल्यूशंस बना रहे हैं, और सॉल्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमान वर्ल्ड के लिए हैं, वो ओवरऑल के लिए होंगे, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स ओवरकम, हम अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी तो सॉल्यूशंस बनाएंगे। हम आज बहुत डिपेंडेंट हैं औरों के बनाए हुए सॉल्यूशंस की तरफ। लेट्स से कि अगर हमारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं और अगर हम कहते हैं कि हम गूगल क्लाउड यूज करें, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। व्हाई नॉट बिल्ड आवर ओन क्लाउड सिस्टम? हम अपनी अपनी सिक्योरिटी क्यों ना बनाएं? हम मुसलमानों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की तरफ क्यों ना जाएं? हम अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएं। हम लोग बिकॉज हमारे पास रिसर्चर्स अब एक मकसद के ऊपर काम कर रहे हैं ना, सॉल्यूशंस के ऊपर, तो हमारा एक इंडिपेंडेंट मुसलमानों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे म्यूचुअल सपोर्ट हो, जहाँ डिप्राइव्ड मुस्लिम्स हैं हम उनको सपोर्ट करने के लिए कोई स्टार्टअप शुरू करें। हम मुसलमानों को सपोर्ट करें कि आप इस बिजनेस में करो, या हम जो सॉल्यूशंस बना रहे हैं उसकी बेसिस पे हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें। हम अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करें, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। तो करते हुए इंशाल्लाह ताला हम कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, शायद 15 साल में, शायद 15 साल से भी ज्यादा लगेंगे, लेकिन शायद हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर सॉल्यूशंस के बाद हम, जब हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे तो हमें सेल्फ रिलायंट होना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट माइलस्टोन। अब मुसलमानों के पास एक बेसिक मानूर, जी जी अ, हेलो। कितने जी जी जी, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि काइंडली इसको वाइंड अप करें ताकि फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएं। इट्स अ गुड सेशन सो अच्छा, फार। इट्स जस्ट आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट रियलाइज ये आई थिंक थर्ड लास्ट स्लाइड है। ओके फाइन। ओके। जब मुसलमानों ने अपने 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 आप को थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट कर लिया, तो अब हमारे पास हो गया एक्सपेंशन का काम। अब जो हम लोगों की सॉल्यूशंस हैं, जो हमारे पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, वो हम शेयर करेंगे दुनिया के साथ, दुनिया को सॉल्यूशंस देंगे, हम अपनी आने वाली जनरेशन के साथ ये नॉलेज शेयर करेंगे, हमारी फ्यूचरिस्टिक एक्सपेंशन होगी। हम यहाँ पे अब नए स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि देखो ये सक्सेस है। हम ये इंश्योर करेंगे कि दुनिया ले मुसलमानों से ये डेफिनेशन कि अच्छा ये हमें क्रेडिबिलिटी, ये होती है क्रेडिबिलिटी, ये होती है सक्सेस। और हम फिर अब जो आगे आने वाले हमारे साल हैं वो हम एक्सपेंशन की तरफ लगा देंगे। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट लेट्स मूव ऑन टू आवर फाइनल एंड गोल, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। हम कहते हैं कि 40 साल बाद जब हम लोगों ने अपने सॉल्यूशंस भी दुनिया में देना शुरू कर दिए, और मुसलमानों ने मनवा लिया अपने आप को कि हम नॉलेज में भी हैं, हम अपने मॉरली और सोशली भी स्ट्रांग हैं, हम लोगों ने अपने आप को इकोनॉमिकली भी स्टेबल कर लिया, तो लेट्स शेयर आवर फिलोसफी ऑफ लाइफ, आवर आइडियोलॉजीज ऑफ लाइफ। हमने इस्लामिक फिलोसफीज और आइडियोलॉजीज को वहाँ पे सुपीरियर बनाना है। हमने वहाँ पे इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम कायम करना है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जैसे हम कहते हैं, जो इस्लामिक फाइनेंस को फरोग देना है। हमने अपना जुडिशल सिस्टम कायम करना है। और ये सिलसिला अगैन जैसे पहले भी कहा गया था कि ये नॉन स्टॉप सिलसिला है और ये चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। अब हमारे इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का, और हम दुनिया को बताएंगे कि
life, what is life and what is its true purpose. ये जो था अभी तक, ये तो बहुत ही ग्रैंड रोड मैप था, और अगर हम इसकी प्रैक्टिकलिटी पे देखें तो हमें शायद थोड़ी ज़्यादा रिसोर्सेज को इकट्ठा करने की ज़रूरत है कि हम ये करें, क्योंकि ये प्रपोज रोड मैप एक पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, ये ग्लोबल लेवल पे रोड मैप है। हम आज इससे हम आज इस फोरम के पे बैठे हुए हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों का करंट फोकस शायद एक इसका एक, क्योंकि ये एक बहुत जूम आउट वर्जन है, हम थोड़ा जूम इन जाएंगे। हम शायद अपने ग्रुप लेवल के लिए एक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का हम एक रोड मैप ऐसा बनाएं कि हम अपने क्लस्टर्स के लिए या अपनी लोकल कम्युनिटी के लिए, कि हम लोगों को इंटेलेक्चुअल वॉरियर बनना है तो उसका क्या रोड मैप होगा। इस रोड मैप को मद्देनजर रखते हुए, या आपके पास कोई और सोल्यूशंस हैं या आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो जो भी आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम अब छोटे छोटे रोड मैप्स बनाना शुरू करेंगे। मैं आपको जैसे बताती हूँ कि अब हमारी टीम आफ्टर दिस ग्रैंड ग्लोबल रोड मैप, हमारी टीम अब अवेयरनेस के ऊपर रोड मैप बनाएगी डिटेल, जिसमें हम अपने शायद यूथ के ऊपर हम लोगों का फोकस ज़्यादा है, कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड। इंशाल्लाह ताला। थैंक यू फॉर, आई एम रियली सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग द सेशन। प्लीज़ गो अहेड विद योर क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. Ji, kindly raise your hands, presenter, participants, so that you can ask question from presenter. Okay, Mohammed Saad. जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. जी माशाल्लाह, ये काफ़ी ग्रेट प्रेजेंटेशन थी। इसमें मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपके रोड मैप में कुछ चीज़ें जिस तरीके से फॉर एग्जांपल जो कि करंट हमारे पास एक्सपर्टीज़ होती हैं काफ़ी मुसलमानों के पास, बेशक कोई जारी बात है कि हमारे मिशन से अलाइन नहीं होगी वो, फिर भी अगर हम उनको भी एज अ सोर्स देखें तो उनको हम किस तरीके से देख सकते हैं और उसके ऊपर किस तरीके से अमल कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स। अस्सलाम वालेकुम। आप आपको एग्जांपल देना चाहेंगे इसको लेकर? फॉर एग्जांपल जिस तरीके आपने कुछ चीज़ें कहीं के हमारे पास अपना प्लेटफॉर्म नहीं है या कुछ इस तरीके की हम्म, चीज़ें जो हम्म, करंट एक्सपर्टीज हैं कि जो लोग ऑलरेडी कुछ किस्म इस किस्म के ऊपर काम कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म बना सकते हैं इजीली, और इसको अपने हम आपस में जो लोगों का अवेयरनेस करने के लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बना के उसको यूज़ कर सकें, तो उसके हम्म, ऊपर वो काम कर लें। वो बेशक हमारे मिशन से अलाइन नहीं हो रहे होंगे फर्स्टली, लेकिन उनको हम साथ साथ ट्रेन करते रहें ताकि हम साथ साथ अपने मिशन से भी अलाइन करें उन्हें। इस पे मैं बात बिल्कुल। कर और रहा हूँ। हम लोगों ने ये देखा, जैसे आप गज़ा एग्जाम्पल लें कि उसमें जो हमारे पास आए थे लोग, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा कि मुसलमानों को पढ़ाओ और आज़ाद हो जाओ। तो हम लोगों के पास, और जब हम लोगों ने देखा कि म्यूचुअल बेनिफिट की बेसिस पे आप अलायंसेस क्रिएट करें, तो हम लोगों को जहाँ ऑब्वियसली जब हम ये फॉर एग्जांपल हमने एजुकेशन और इक्विप की बात की और ट्रेनर, तो हम लोगों को ये हम लोग सिर्फ ये नहीं कह रहे कि ये मुसलमान हो, मुस्लिम्स के बेस पर ही ये सब रिसोर्सेज होंगी। ऑब्वियसली हम लोगों को, जब तक हम लोग कहीं जाके खड़े नहीं हो जाते, हम लोग आई थिंक टिल द एंड, और अभी तो हम लोगों को 100 साल से भी ज्यादा लगेंगे पूरा इंडिपेंडेंट होने में, तो हम लोग उन्हीं की रिसोर्सेज को, शायद हम उन्हीं के ट्रेनर्स को हेल्प करें, उन्हीं के ट्रेनर्स को मतलब हायर भी करें, एक दूसरे को एजुकेट करने के लिए। अगर कोई एस्ट्रोफिजिक्स फिजिसिस्ट कोई एक्सपर्ट है, तो अगर मुझे एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ाना है तो शायद हम वी वुड हायर देम। हमने उनके सोशल मीडिया, क्योंकि हमारी भी यूथ आजकल उन्हीं का बनाया हुआ सोशल मीडिया यूज कर रही है, तो जी undoubtedly we would use that. I hope this answers your question. जी जी। फिर इसमें मेरा क्वेश्चन तो यही था कि रोड मैप में हमारे पास उस चीज़ को नहीं है ना, हम हर चीज़ के अंदर ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस चीज़ का लैक है, रिसोर्सेज का लैक है, अवेयरनेस का लैक है। अवेयरनेस का लैक तो चलो मैं मान सकता हूँ, अच्छा, लेकिन रिसोर्सेस किसी हद का तक लैक। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी रख लेते हैं कि हाँ वो इशू है। अच्छा, हम ये कह रहे अच्छा, मैं ना सॉरी, ये स्लाइड जब हम लोग कर रहे होते हैं ना रिसोर्सेज में, हम्म, लेट मी गो टू दिस फर्स्ट स्लाइड। जब हम लोगों ने रोड मैप में बात की थी ना, तो मतलब रिसोर्सेज दो, एक तो हम ये देखते हैं कि हमें रिसोर्सेज चाहिए क्या क्या, सही है, ठीक है।
और फिर हम देखते हैं कि उसमें से अवेलेबल क्या है अभी रेडिली अवेलेबल, और फिर कौन से वो हैं जो हमें एक्वायर करने पड़ेंगे ताकि हम उस पर काम जरूर करें। जैसे आप ये कह रहे जी हैं कि इन्फ्लुएंसेस हमारे पास हैं, लेकिन वो हमारे मकसद के साथ कमिटेड तो नहीं है, सही। जी तो हमें उनको ऑन बोर्ड लाने के लिए शायद एक वन लाइनर स्ट्रैटेजी बनानी पड़े, पर हमें उस पर काम तो करना पड़ेगा ना, तो हम जी इसको जी इग्नोर नहीं कर सकते। सही। ठीक है, थैंक जी सर, आंसर मिल गया। ओके। जी सबा, आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली क्वेश्चन पूछेगा अपना। Assalamualaikum. Jazakallah khair, Sister Manur. बहुत सबा, ज़बरदस्त आई रिपीट, presentation आपको थी। रिक्वेस्ट सेंड की है अनम्यूट की। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सवाल से पहले मैं अनाउंस कर दूं, फीडबैक फॉर्म टीम ने शेयर कर दिया चैट में। काइंडली अब उसमें अपना फीडबैक जो है ना उसको सबमिट करवा दें, जज़ाकल्लाह। जी सबा, क्वेश्चन पूछिए अपना। जज़ाकल्लाह खैर, सिस्टर मनूर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी। मेरा मेरा ये सवाल है कि She muted herself. जी सबा, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, काइंडली अनम्यूट करें। जी रिक्वेस्ट सेंडेड, काइंडली अनम्यूट करें अपने आप को। सॉरी, हाँ, मेरा सवाल ये है कि अगर अगर हम टेक्नोलॉजी हम पालें, इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, और इवन जो मिलिट्री कैपेबिलिटी हो, to defend the Palestinians, for example, और लेकिन अगर हम लेकिन ये फिर किसके हाथ में जाए, because पाकिस्तान तो हमें नज़र आ रही है कि we have the military capability, लेकिन there are there's a lot of fear, इतना डर है, most अक्सर ये जो सऊदी और बाकी ममालिक हैं कि इनके रास्ते काटे जाएंगे, तो हम एक तरह की डेडलॉक में हैं, और एक इत्तेहाद नहीं बन रही, और ये जो इंडिपेंडेंस है, ये कैसे ये डेडलॉक से हम कैसे निकल आए as nations, because हमें नज़र आ रही है कि अवाम तो सपोर्ट कर रही है फ़लस्तीन को, लेकिन जो there's a फ़र्क, गवर्नमेंट्स में फ़र्क है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, अपनी कोई इकोनॉमिक्स और सैक्रिफाइस नहीं देना चाह रहे। अगेन वही पर्पस की बात आ जाती है, और इसलिए हम लोगों ने पर्पस से स्टार्ट किया था कि वो जो गवर्नमेंट का मकसद तो यही है ना कि वो उनका इकोनॉमिक सर्वाइवल और उनकी पॉलिटिकल अपनी स्टेबिलिटी उनको अपने आप को मनवाना, और कैसे जब हम लोग अगर कभी डिटेल स्टडी करें तो उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है कि अगर आपने अगर आपने लोन लिए हुए हैं इंटरनेशनल फोरम से, और इंटरनेशनल फोरम से उनको सपोर्ट कर रहे हैं किसी एक एजेंडा को, तो हाउ यू आर गोइंग टू गो अगेंस्ट दैट। तो आई थिंक गवर्नमेंट शायद इस वजह से दे आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर्स, तो इसलिए ग्रेजुअली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर। और फाइनेंशियल जब हम गोल्डन एरा को स्टडी करते हैं उससे पहले भी, तो मुसलमान ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये देखा है कि पॉलिटिकल फाइनेंसेस जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर बहुत सारी चीज़ें इसमें से अचीव करना मुश्किल था, और अभी भी मुश्किल है। तो या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब्दुल रहमान अली, आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, काइंडली इसको एक्सेप्ट करें और सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। मेरा ये वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। था कि ये जो अलग अलग पोर्शंस हैं, सेल्फ रिलायंस, एक्सपेंशन, इन्फ्लुएंस, इंटेलेक्चुअल वारफेयर, इसमें जो अलॉटेड टाइम पीरियड एक एस्टिमेट बताया गया है 10 साल, 5 साल, 12 साल, ये किस बेस पे फॉर्मुलेट किए गए हैं? अच्छा, मैंने ये बताया था आपको कि हमारा कोई भी माइलस्टोन ना कहीं पे भी जाके हम ये नहीं कह रहे कि ये अचीव हो रहा है, सही है,
हम लोगों को एक ना ये माइलस्टोन रखा, ये टाइमलाइन रखी गई है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की, ऑन गोइंग एक्टिविटीज हैं, और अगर हमने इन पे कहीं फुल स्टॉप लगाया तो फिर हम लोग वापस जीरो पर ही आ जाएंगे। सही है। मतलब तो किसी ने ये पूरा कैलकुलेट करके एक एस्टिमेट लगाया है कि क्योंकि हम लोगों ने फर्क है ना काफी, 2 साल 5 साल 15। हाँ हाँ, हम लोगों ने मैट्रिक सेट किए थे। इस प्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों ने बहुत सारी स्लाइड्स निकालनी पड़ी थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताई थी कि जैसे हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग अवेयरनेस में पहले 10,000 लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए काम करेंगे, तो अगर हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा ना, पहले एक दो शायद इतने ज़्यादा हम लोगों का सिर्फ डेडिकेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, सिर्फ उनको अपने अपने मेन गोल की तरफ। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने में हमें टाइम लगेगा। जैसे हम ये बात कर रहे हैं सोल्यूशंस के ऊपर, तो जब हमने बात की कि हमारे पास रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए, रिसर्च फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो हम लोगों को वो, और लाइब्रेरीज होनी चाहिए हमारे पास ऑनलाइन जो हर नॉलेज को कंपाइल करेंगी, ट्रांसलेट करेंगी, तो शायद हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में 12-15 साल लग जाएं। लेकिन रिसर्चेस उसके बाद तो वो तो नॉन स्टॉप चीज़ है ना, और फिर उसकी उन फैसिलिटीज को अपग्रेड करना, तो एक ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइमलाइंस है। जी। ओके, जज़ाकल्लाह। जज़ाक। जी Javeria, I am sending you request to unmute yourself. Kindly ask your question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से ये रोड मैप की टाइमिंग दी गई है, अम, हमें आजकल के दौर में पता है कि हमें फटीग बहुत जल्दी आ जाती है। मतलब हमारा जोशो वलवला तो बड़ी जल्दी जल्दी आता है, लेकिन वो उतनी जल्दी बैठ भी जाता है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 15 या 20 साल का अगर टाइमिंग है तो कैसे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं और किस तरह से हम मतलब फोकस रह सकते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि इसमें तो अच्छा, चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये हमारा एक जी ऐसा ऑब्स्टिकल था जो हमारे हर माइलस्टोन में आ रहा था, क्योंकि कमिटमेंट इश्यूज हो और एक सिर्फ ये बात नहीं, हो सकता है कोई ऐसा मुसलमान जो पहले 3 साल तक बहुत कमिटेड रहा है, फिर उसकी फैमिली डायनामिक्स चेंज हो गए, उसकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आ गए, तो ये बार बार उसको मोटिवेट रखना, बार बार उसको उसका मकसद की याद दहानी करवाना, बार बार अपने उस पे लाना, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। इसलिए मैंने जो फर्स्ट अवेयरनेस वाला दिया था, तो मैंने बोला था कि हमारी ये स्ट्रैटेजी इसके ऊपर बनेगी कि हमें इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम कैसे करना है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। आपने, थैंक यू, आपने इसको इस तरह से हाईलाइट किया। तो ये हर माइलस्टोन में हमें ये रुकावट आएगी और हमें उसके ऊपर काम अनडाउटेडली करना पड़ेगा। पर हम एक ये उम्मीद भी रख सकते हैं कि अल्लाह ताला की राह, और दोनों चीज बातें, एक तो एक अल्लाह ताला की राह में जब आप चलते हैं तो इविल फोर्सेस भी उतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन ये कि शायद हम लोग जब हमारे पास सही कुरान की नॉलेज और सुनना हो गई सेकंड माइलस्टोन के बाद, तो शायद हम लोगों को अपने मकसद से कमिटेड मुश्किल ना हो, अल्लाह ताला की मदद रहे तो। बट यस, दिस इज अ वेरी क्रूशियल कंसिडरेशन। Okay, we'll move towards the next question. और इसमें क्वेश्चन मेरा भी आपसे महानूर, स्ट्रेटजीज तो डेवलप हो जाएंगी उन लोगों के लिए जिनको मोटिवेटेड रखना है, बट हम ये मोटिवेशन के पॉइजन से बाहर क्यों नहीं आ रहे? हमें क्यों अपनी दुनिया में आने के असल मकसद को अचीव करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, और हम क्यों इसको इतना कंसीडर करते हैं? क्यों हम लोगों को इस चीज़ के बारे में आगाही नहीं देते कि मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको, यही आपका काम है असल करने वाला? तो फिर क्यों उसके ऊपर स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे? ये तो फिर उसी लूप होल के अंदर नहीं हम फंस जाएंगे जिसके अंदर हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अगेन ये बात कही थी इविल फोर्सेस की। जैसे आप एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप जब नमाज या कुरान की एग्जांपल है, और आप जब कुरान को सही से समझना शुरू होते हैं, तो कितनी ज्यादा इविल फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं इस चीज में आपको रोकने के लिए। और हर हर अच्छा, उनके जो शैतान है उसके पास हर तरह का हल है। वो आपको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अपने मकसद के साथ कमिटेड करके भी दूर कर सकता है। हमारे पास एक ये भी आ सकता है कि मुझे तो जिंदगी में, मैं ये कहता हूँ कि मुझे कुछ करना है ना जिंदगी में इस्लाम के लिए, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि चलो फलस्तीन के लिए, लेकिन शायद मुझे अभी होता हुआ कुछ ना, क्योंकि हमारे पास दूर अंदेशी नहीं है। हम लोग ना छोटी अचीवमेंट्स को, करीब की चीजों को ज्यादा टेंजिबल समझते हैं। तो मैं शायद इस वजह से भी अपने मकसद से हट जाऊं। मेरी नियत बहुत साफ थी, मैंने कुछ करना जरूर था,
लेकिन ये कि मुझे होता हुआ कुछ टैंजिबली अब आगे 2 सालों में नजर नहीं आ रहा, तो मुझे लगा, मैं कहूँगी ओके नहीं, यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा है। हमारे पास IMS की एग्जाम्पल है, हम सब ने कितने एंथुजियास्टिक होकर ज्वाइन किया था, अभी कितना फीडबैक इस तरह का आता है कि मतलब कुछ हो नहीं रहा, कुछ टैंजिबली शायद नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मकसद की याद दहानी करवाना, लेकिन अगेन मेरा ये मान है, हम सबका ये मान है जब हम लोगों ने इस पे काम किया था, कि अगर हमारे पास हमने कुरान को जैसे समझ लिया, जैसा समझने का हक है, और जैसे हम जब सिर्फ जबान से इकरार नहीं किया, अगर हमारा वाकई इकरार ईमान है इस पे कि ये 60 साल की जिंदगी अफजल नहीं है हमारी अबदी जिंदगी पर, तो शायद ये चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन अभी हम दूर हैं, हम लोगों के पास वो सही ईमान, वो सही नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से शायद हम इस सब में बार बार इस लूप में फंसे हुए। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। मेरा आपको अनम्यूट की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली अनम्यूट करें और सवाल पूछें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, मेरा क्वेश्चन तो अभी खिदर सर ने पूछा था, उससे मिल गया मुझे आंसर। और एक मैं चीज़ ये पूछना चाह रही थी कि मेरे अपने 5 बच्चे हैं, तो अभी रोड मैप तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाह रही हूँ कि अपने बच्चों को सारा मीन्स इस रोड मैप से मैं अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करूँ ना। तो अब उसमें मुझे मुश्किल ये आती है कि जैसे मैंने आप लोगों का ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद बुक्स बाई किए हैं सीरा पर, तो अपने बच्चों को देती हूँ पढ़ने के लिए, तो वो उस तरह जिसे दूसरे बुक्स पढ़ते हैं ना इंटरेस्ट लेकर, जैसे फिक्शंस के हैं और दूसरे नॉवेल्स वगैरह, वो इतनी मोटी मोटी बुक्स आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सीरा बुक्स पढ़ते वक्त उन्हें बहुत मतलब वो उतना इंटरेस्ट नहीं पढ़ते, फोर्स करना पड़ता, बार बार उसको लेक्चर देना, समझाना, तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों को ये चीज़ पे लाने के लिए। तो, यहाँ पे तो शायद क्या हमारी भी ना है कि जैसे वो जी मतलब साहिलादीन ने भी काफी दफा मेंशन किया ना कि हमने इस्लाम को फैसिनेशन नहीं बनाया। जी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बुक्स इस तरह नहीं लिखी गई कि हम लोग मतलब क्योंकि जब शुरू से हम कहते हैं ना, जब बच्चा आंखें खोलता है तो वो कलर से स्टिमुलेट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्टिमुलेटिंग कार्टून्स नहीं दिखाने, कुछ लोग दिखा रहे होते हैं। तो जी बच्चे की तो साइकी वो बहुत अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ बुक्स हैं, जैसे अगर आप मतलब मैं भी कल ही किसी अपनी सिस्टर से बात करी थी कि माय फर्स्ट कुरान विद पिक्चर्स है, प्रॉफिट्स जी के ऊपर भी बुक्स आ गई हैं इंटरेस्टिंग। बट हम लोगों को इस पर वाकई बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे, ये जो रोड मैप था ना सिस्टर जी मेरा, ये पूरी ये एक ग्लोबल लेवल का रोड मैप था। जी हमारे पास कहीं कहीं इसी से निकल रही होंगी चीजें कि हमें अपने मकसद को याद दहानी। लेकिन जैसे आपके बच्चे छोटे हैं तो आप नहीं छोटे मतलब उतने छोटे भी नहीं है, एक 10 अच्छा इयर्स का है और एक 15 इयर्स और 16 इयर्स के हैं। तो बस मैं कोशिश करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जैसे सर आदि साहिल अदीम को सुन रही हूँ, तो उससे मुझे बहुत फर्क आया, मुझ में भी चेंजेस आया, अपने बच्चों को भी मैंने बहुत ज्यादा इस ट्रैक पर लाया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए, सबके लिए इस चीज को सब आसान करे, सर का पूरा एम अल्लाह ताला पूरा करे ना उनके सब चीज। तो बस मैं चाह रही हूँ कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है लास्ट ना कि बच्चों को इस्लाना, उनको समझाना, फिर तहज्जुद में उठ के दुआएं करना, मतलब बहुत बस वक्त रोना भी आ जाता। फिर ये सारे जो हो रहा है, हम इंडिया में होते हैं, तो यहाँ पर स्कूलों में जो माहौल है हर चीज अजीब सा है, तो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है सब इस पर ट्रैक पे लाना ना। तो बुक्स पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, अच्छा जहन बनाती मैं हूँ मुझे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पता कितने लोगों ने जी, लास्ट डिस्कशन फोरम मैंने अरबिक का कोर्स भी लास्ट ज्वाइन कराया है सर का, मेरे बच्चे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अलग लैंग्वेज सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो। हमारे ना लास्ट डिस्कशन फोरम में एक ब्रदर पेरेंटिंग मॉडल प्रेजेंट किया था, और जी वो जी अब यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट हो गया है। अगर आपको वहां से कोई सपोर्ट मिल सके जी हाँ, इसके ऊपर। पेरेंटिंग मॉडल जी, अच्छा, जी अ, इंशाल्लाह मैं देखूंगी। और अब इंशाल्लाह अब हम लोग ग्रुप हम लोग अ, हम लोगों ने ये सोचा कि अब हम छोटे छोटे रोड मैप्स पे ही काम करेंगे कि बच्चों के जी लिए, बच्चों की एजुकेशन और ये सब हाँ जी चीजें। हाँ, बच्चों में अभी छोटे अभी से आप जैसा चाह रहे हैं बच्चों का वो जहन बनाए, वो लोग दीन की तरफ वैसे ही जाए, तो ये बहुत आसान होगा। हम बड़ों से ज्यादा बच्चों पर काम करें ना, तो उनके लिए शुरू से ये चीजों में रहेंगे, तो उन्हें आसानी से ना वो मकसद तक पहुंच सकते हैं 100 ईयर्स के। बिल्कुल जी सिस्टर इंशाल्लाह। मेरा, आपका पॉइंट ऐड होके इंशाल्लाह इस पे वर्किंग आ भी जाएगी चंद दिनों के अंदर। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। मोहसिन थैंक यू। एजाज, आप आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, काइंडली सवाल पूछें अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अ, जी मेरा ये सवाल था कि कल ये प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छी थी। इसका लिंक मिल जाएगा जिसका प्रेजेंटेशन का? मोहसिन भाई आपको फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहे हैं दोबारा, उसमें आपने जी जी रिक्वेस्ट भेजनी है, आप मेंशन करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। और एक और मेरा सवाल था, अगर जी इस जी प्रेजेंटेशन के अगर मतलब जो मेन समरी है, अगर अगर वो मिल जाए, मतलब समरी बता दें कुछ इन टर्म ऑफ, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह एज वाइज लिखा हुआ था कि 10 से 11 से, मतलब एज वाइज डिवाइड हुआ हुआ था काम किस तरह से, या गोल्स जो है हमारे, तो उसके मुताबिक हम जो हमारी पर्टिकुलर एज है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो वाला हमें वो भेजा ये चीज़। अच्छा, तो ये जो थे ना, ये जो 11 साल और 12, ये एज नहीं थी, ये वो थी कि आज अगर हम लोग इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के ऊपर काम करना शुरू करें तो 3 साल में हम लोग 10,000 ओह या सॉरी। 7,000 ऐसे मुसलमानों को इकट्ठा कर लेंगे कि वो अपने मकसद के ओके। साथ अवैध हैं। ये ठीक एज वाइज नहीं था। अगर ठीक। आप वो चीज़ होती जैसे सिस्टर हुमैरा ने भी कहा, तो आई थिंक वो पेरेंटिंग मॉडल में किसी हद तक कवर हुआ था, और आईएमएस इसके ऊपर फर्दर भी काम कर रहा है पेरेंटिंग के ऊपर, आई थिंक। राइट। ओके। थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह मोहसिन। मैं सायरा मिर्ज़ा आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, काइंडली अनम्यूट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके सवाल पूछे अपना। और फॉर्म का लिंक जो है ना वो दोबारा शेयर हो गया है, काइंडली फीडबैक फॉर्म के अंदर अपना फीडबैक जमा करवा दें। जज़ाकल्लाह। उनको बता दो कि mute। जी सायरा अस्सलाम वालेकुम, सवाल पूछिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये अब यानी कि जितने भी लोग इस आईएमएस के प्लेटफॉर्म पे हैं, वो लोग यानी कि मोबाइल्स को यूज़ कर रहे हैं, और फिलहाल तो हमारा यानी रोड मैप जो है फिलहाल हमारी यानी मोबाइल्स तक ही है हमारे हाथों में। जो लोग आईएमएस के अंदर आए हैं, तो वो लोग अपने मोबाइल्स को सही तरीके से यूज़ करें, और उनको हैशटैग्स वगैरह, इनकी यानी बेसिक इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी और आईटी की बेसिक जो उन तक यानी ये पहुँचाना, कि फिलहाल तो हमारा ये मिशन जो है वो यानी इंटरनेट को सही तरीके से इस्तेमाल करने से शुरू हुआ है, और इसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल से हमें क्या ये नहीं इनके इसमें शामिल होना चाहिए था रोड मैप के अंदर, कि हमें यहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? चाहे सोशल जी मीडिया और ये जो महानूर। फोन है ना, ये हमारा एक टूल है सिस्टर। हम लोग इसको, हमारा ये गोल नहीं है। जैसे जब हम ये कह रहे हैं कि हमें ये मकसद अचीव करने हैं, तो हम इसको अपना एक टूल ही समझेंगे, और हम उसको उतनी इम्पोर्टेंस, ऑब्वियसली हमने ये स्ट्रैटेजी जरूर बनी हुई है कि हम इस टूल को इससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। अ, और ये हमारे हर माइलस्टोन में भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। जब हमने नॉलेज शेयर करनी है दूसरी दुनिया तक, और अपने शायद जब हम लोग जब हम एजुकेशन के लिए हम अपने कोर्सेज करेंगे, तो हमें तब भी ये मीडियम यूज करने पड़ेंगे सेशंस करवाने के लिए। बट अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशल टूल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल होगा, पर ये हमारे लिए एक रिसोर्स होगा, हमारा मेन गोल नहीं है ये। हमारे गोल तक पहुंचने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जी। जी लेट मी ऐड इन दिस के जो जो आपको रिक्वायरमेंट फील होती है, फीडबैक फॉर्म इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसमें आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि वी वांट टू वी वांट प्रेजेंटेशन और वी वांट सम डिस्कशन ऑन दैट स्पेसिफिक थिंग। तो उसको फिर देखा जाएगा कि वो स्किल डेवलपमेंट सेशन के अंदर एप्लीकेबल हो सकती है, तो उसके ऊपर आपको प्रेजेंट कर दी जाएगी। फर्दर मोर यूट्यूब वगैरह के ऊपर आप लोग बड़े आसानी से आजकल की जितनी भी टूल्स हैं, सब ट्विटर अगर यूज़ करना है टू टेक पार्ट इन कैंपेन, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ट्विटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फर्दर मोर अगर आप लोगों को IMS की डिमांड चाहिए तो काइंडली फीडबैक के अंदर आप इसे मेंशन करें, इंशाल्लाह स्किल डेवलपमेंट के सेशन के अंदर आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी कम गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़िया हाशमी आपको मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, सवाल पूछेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया है। रोड मैप जो है वो बहुत उम्दा तरीके से पेश किया गया, रियली अप्रिशिएटेड। एक सजेशन थी छोटी सी कि ये जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं
इनको आपने मेंशन किया बिल्कुल सही है, और ये इतना ही टाइम लेते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ अप्रोचेज हैं जिन पे नज़र डाली जा सकती है। स्प्रिंट, जिसको हम एजाइल कहते हैं, और एजाइल के अंदर ये कि आप शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स या गोल्स को जो है लेके उनको उनके रिकर्सिव स्प्रिंट्स चलाते हैं, तो पैरेलल में ये सारी चीजें हो रही होती। तो इवेंचुअली वो जो आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है, जो कि मतलब 5 साल या 8 साल 10 साल, मैं समझ रहा हूँ चीज की गहराई को, और बिल्कुल यकीनन ये 5-10 साल या 50 साल या 100 साल, लेकिन इनसे क्या होता है कि जो लिसनर्स हैं जो इन चीज़ों को इस लेवल तक नहीं समझते, तो उनका मोरल डाउन होता है। तो खजर साहब ने भी इस तरफ निशानदेही की थी कि ये हम मोटिवेशन के चक्कर में क्यों फंसे हैं। तो बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो, भला फिर हम इंसान हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो रिवार्ड और पेनल्टी के ऊपर चलती है। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट। अगर हम इमीडिएट रिवॉर्ड, हाँ जी, अगर हम इमीडिएट रिवॉर्ड्स नहीं मेंशन करेंगे तो वो कम्युनिस्टों वाला हाल हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि आपको ये सब रियलिटीज को सामने रखते हुए जो सजेशन थी वो ये कि अगर आप एजाइल वाटरफॉल इन चीज़ों को मतलब टूल्स को इसके अंदर इम्बेड करें, और जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको आप मेंशन कर दें, लेकिन उनको एम्फसाइज ना करें, या फिर ये जो इमीडिएट गोल्स हैं उनको पैरेलल में स्प्रिंट्स के जरिए लेके आए। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर फॉर दिस सजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन भी है, और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट वाला जो इशू है, ये भी हमारे लिए एक बहुत एक मोटिवेशन का वो, अगेन हम लोग ये देखते हैं कि जब कुछ नहीं अचीव होता हुआ नजर आ रहा, तो ये सबसे बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर यही बन जाता है। जज़ाकल्लाह खैर। जब हम लोग आई थिंक जब इसके रोड मैप, क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक जूम आउट पिक्चर है, जब हम जूम इन में जाएंगे और स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग हम ये टास्क को ब्रेक डाउन करेंगे, तो आई थिंक दीज टूल्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू फॉर द गुड ग्रेट सजेशन। जी ज़िया, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी सजेशन दी है। इंशाल्लाह प्रेजेंटर इसके ऊपर लुक आउट करेंगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। समर नौरीन, आपको मैं म्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, काइंडली सवाल पूछेगा प्रेजेंटर से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वेरी वेल प्रेजेंटेड माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो रोड मैप आपने अभी दिया है इसमें सीरा से एक्सट्रैक्शन यानी स्ट्रैटेजीज की एक्सट्रैक्शन कौन सी है, कौन सी स्टोरीज लाइन अप की हैं आपने सीरा से यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज, इफ आई मिस दैट वो पार्ट, तो वो बता दे थोड़ा सा। और सेकेंडली, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर और फिजिकल वॉरफेयर, इन दोनों बातों में कोई रिलेशनशिप है इन नियर फ्यूचर, बहुत दूर या फार फ्यूचर, कब भी किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप जो आपको समझ आता है, काइंडली कैन वी एक्सप्लेन दैट। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, इसी पॉइंट में असल में मैं आपका आंसर देने लगी थी। हमारे पास माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, whoever is appreciating this roadmap, पर हमारे पास माशाल्लाह टीम्स ने सीरा की बुक स्टडी करके और कुछ रिसर्च पेपर स्टडी करके निकाली थी स्ट्रैटेजीज। अगेन द रोड मैप, क्योंकि हम लोगों ने उससे स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज हम लोगों ने वहीं से इंस्पिरेशन ली है। कैसे रिसोर्स एलोकेशन होगा, ये डिटेल स्ट्रैटेजीज में जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी रोड मैप एक बिगर पिक्चर में हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम उस तरह डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सके कि हमारे यहाँ जो एम्बेडेड जो सीरा से हमारी इंस्पिरेशन है ना, वो इस रोड मैप में एम्बेडेड जरूर है। जो आपने बात की थी, तो हम लोगों का एक टीम ने स्पेसिफिक इसके ऊपर काम किया था कि कैसे जो, और इट्स आयरॉनिक कि जो फिजिकल वॉरफेयर के जो भी स्ट्रैटेजीज है ना, वो एज इट इज एप्लीकेबल हैं इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में। जब हम लोग इस पे स्टडी कर रहे थे, तो हम जैसे हम लोग ने बात की कि वहाँ पे ग़ज़वा बदर में हमने एक बात की कि आपने पावर परसेप्शन कायम किया, कि अगर वहाँ पे आपको ये पता है कि वहाँ से अटैक आ रहा है, तो आप प्रोएक्टिव कैसे हो जाओगे, या आप कैसे, मतलब ये कि अपना एक परसेप्शन कायम करोगे कैसे, अगर आपको ये पता है कि आपके दुश्मन अगर ये ट्रेड रूट्स पे कब्जा करते हैं, और कैसे आपकी, फॉर एग्जांपल मैं ग़ज़वा बदर की एग्जांपल एक और भी इसलिए दूंगी कि जैसे आपको पता था कि जब दुश्मन यहाँ आएंगे,
तो वो थर्स्टी होंगे, उनको पानी आई चाहिए गॉट होगा। योर आंसर। हाँ, उसमें तो अभी ये है कि हमारे जैसे आपने सेल्फ रिलायंस और ये सारी चीजें थी, इसमें सीरा कनेक्शन आई couldn't find, so that's why I'm asking this. अच्छा, मैं अगेन ये बात जैसे ये कि हम लोगों ने ये देखा कि मुसलमानों ने अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, जो मदीना में अपनी स्टेट बनी थी। हम लोगों ने वहाँ पे मदीना कॉन्स्टिट्यूशन और इस सब को अंडरस्टैंड किया था। हमने ये देखा कि कैसे अलायंसेस बनी थी। लेकिन यहाँ पे एक जो मेरे पास डिसएडवांटेज, हम लोगों के पास रोड मैप के लेवल पे ये डिसएडवांटेज है कि हम इसको डायरेक्टली बहुत डिटेल में रिलेशनशिप नहीं बना सकते। इट्स अनडाउटली एम्बेडेड, हमारी स्ट्रैटेजीज वहीं से डिराइव हो रही होंगी। और अभी भी आई हैव अ डिटेल रोड मैप, हम लोगों के पास रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज थोड़ा सा हर माइलस्टोन की बनी हुई है, जो कि हमने इस प्रेजेंटेशन से निकाल दी थी अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन से फॉर लैक ऑफ टाइम। बट इफ यू वांट टू हैव अ डिस्कशन ऑन दैट, या if you want to give this in a feedback कि हम लोगों को रोड मैप में ये इसकी डेमोन्स्ट्रेशन नजर आनी चाहिए, तो आई वुड लव यू टू गिव फीडबैक देयर। बट फॉर मी आई बिलीव कि रोड मैप के लेवल पे इसको डायरेक्टली डिटेल में रिलेट करना बहुत डिफिकल्ट, बट एवरीथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट। जी बाकी समर इसमें एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ना आपके पास इंडिपेंडेंट होती हैं, डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन वो एक मेन गोल का पार्ट ज़रूर होती हैं। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा चीज़ों को कनेक्ट करते हुए, कि बाज़ औक़ात चीज़ें जो हैं वो आपके पास मेन सोर्स से कनेक्ट हो रही होती हैं, लेकिन आपस में वो इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही होती। बट जो आपने पूछा है तो या इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर Sorry, I लीड्स टू फिजिकल couldn't वॉरफेयर। listen what you have said. Please. मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा था कि जब आप चीज़ों के लिंक बना रहे होते हैं तो उसमें दो चीज़ों को माइंड में रखना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन वो किसी बिगर सोर्स के साथ लिंक होती हैं, उसका पार्ट ज़रूर होती हैं। सही है। तो जब कनेक्शन बिल्ड करना होता है तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये डिपेंडेंट चीज़ें हैं या डिपेंडेंट चीज़ें हैं एक दूसरे के ऊपर। Okay. और यस, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर जो है वो लिंक है फिजिकल वॉरफेयर के साथ, ये बेसिकली फाउंडेशन है, क्योंकि पर्पस अलाइन होगा तब आप फिजिकली किसी चीज़ को डिफेंड करने या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए निकलेंगे ना। जी, और तो नहीं, मेरा और सवाल ये था इम्पोर्टेंट है कि कि ये जो जो स्ट्रैटेजी, रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हम फोकस किस बेस पे करेंगे? आई मीन इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की टाइमिंग है तो उस दौरान फिजिकल वॉरफेयर को कंसीडर नहीं किया जाएगा बिकॉज वी आर नॉट बिल्डेड माइंड येट। तो इसको किस तरह से आप रिलेट करते हैं कि कब किस टाइम पे किस पे फोकस करेंगे, हमें कहाँ से फॉर्मूला मिलेगा? अच्छा, ये आप आंसर देंगी ये इसका मानूर, या मैं स्टार्ट करूँ? I would love you to go ahead, please answer that question. ओके, इसमें देखिए आप एग्जांपल ले लें। आपने आपको सबसे पहले फिजिकली कोई भी चीज़ करने के लिए ना आपको इक्विप करना पड़ता है अपने आप को, उसके बगैर नहीं आप कर सकते। सपोज अगर आप किसी को स्विमिंग सिखाने के लिए लेके जाते हैं तो पहला स्टेप आपको प्रैक्टिस के लिए भी उसमें खुद कुछ कूदना पड़ता है। अगर आप खुद एकदम कूदते हैं बगैर गाइडलाइंस के तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अगर आप गाइडलाइंस के साथ जाते हैं तो ये चीज़ आपके लिए सीखना आसान हो जाती है। सेम इसी तरह किसी गेम को ले लें, आप पैरेलल में आप चीज़ें सीख रहे होते हैं, साथ में उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। जैसे मैथ्स की एग्जांपल ले लें, आपको टॉपिक जब आप समझना शुरू करते हैं आप पहले उसको देखते हैं, उसके लिए फंडामेंटल जी जी। नॉलेज अपने पास लेके आते हैं, फिर पेपर में जाने से पहले आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये चीज़ें पैरेलल में चल सकती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इंटेलेक्चुअली इक्विप होना पड़ेगा, उसके बाद आप पैरेलल में फिजिकल प्रैक्टिस की तरफ जा सकते हैं। जी बाकी यस। हमारे पास बट सायरा ने और जिया ने हैंड रेज किया है, उनके भी आंसर सुन लें, उससे भी आपको हो सकता है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जी सायरा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना व्यू शेयर कर लें सबके साथ। सायरा आपको रिक्वेस्ट भेजी है मैंने, अनम्यूट करके काइंडली ऐड कर लें। जी, अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी जो इन्होंने भी क्वेश्चन किया ना कि पहले तो देखिए हमें अपने घर की इस्लाह की जरूरत है ना, घर से हमने काम शुरू करना है। पहले हमारे ये तो नहीं हो सकता ना कि अब मैंने जिस तरह मोहल्ले में अब लोगों को कहना है कि ऐसे है, ऐसे ही मैंने उनको समझाना है, उनको मैंने विजन देना है। तो मैं मेरे अपने घर में लड़ाई पड़ी हुई है या मेरे अपने घर में जो है वो हालात दुरुस्त नहीं है, तो पहले हमें अपनी इस्लाह करनी है। अगर हम अपनी ही इस्लाह नहीं कर रहे तो फिर हम दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या कैसे हम जो है प्रैक्टिकल फील्ड में हम किस तरह उतर सकते हैं? ठीक है, अब मैं जिया को मौका देता हूँ। जिया मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली ऐड कर लें।
जी आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी, आपको सुन सकते हैं। जी जी। तो ये अभी जो प्रेजेंटेशन दी गई उसके हवाले से भी मेरा एक छोटा सा सजेशन था। मैंने ऑब्स्टिकल्स को देखा, उसमें जो सबसे बड़ी इस वक्त ऑब्स्टिकल है लोकल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसको अगर आप प्लीज अगर एड्रेस कर सकें या उसको ऐड कर सकें एज अ सजेशन, मैंने फीडबैक फॉर्म में भी रेफर किया। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सब इस वक्त मौजू हो रहा है कि जो फिजिकल वॉरफेयर है और जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है, इसका क्या रिलेशन है आपस में। तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर बेसिकली लीड्स द फिजिकल वॉरफेयर, और इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर जो है वो पहले लीड करती है और उसके पीछे फिजिकल वॉरफेयर चलती है। वॉर और पीस का ताल्लुक क्या है? वॉर होती क्यों है? अमन कायम करने के लिए। तो जंगें जितनी भी होती हैं उनके बाद फिर मुआहदे होते हैं और उसके बाद अमन कायम होता है। ये हिस्ट्री का सर्कल है। अब इसके अंदर आप जब जंग करते हैं, जंग क्यों करते हैं? लेवरेज लेने के लिए, ताकि जब आप मुज़ाकरात करें तो आपके पास लेवरेज हो और आप अपनी बातें दूसरों से बना सकें। अभी प्रॉब्लम क्या है कि टेक्नोलॉजी की बात होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत मुसलमान के पास इतनी टेक्नोलॉजी तो है कि ये यरूशलेम के मसले को हल कर सके। दूसरी बात ये कि पैसा पैसा भी आपके पास बहुत है। तो सीधी सी बात ये है कि फिर व्हाट इज मिसिंग, कि आप क्यों आप ये देख बर्दाश्त कर पा रहे हैं? आप इस वजह से बर्दाश्त कर पा रहे हैं क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर आपका नहीं है। तो ग्लोबल ऑर्डर, अब ग्लोबल ऑर्डर तक पहुंचेंगे कैसे? तो ग्लोबल ऑर्डर से कब तक पहुंचने के लिए ये बात है कि आप अपनी बात को, जैसे हम 1 बिलियन है तो बाकी जो 7 बिलियन है वो कम से कम आपसे मरवूब हो। तो जैसे अमेरिका से बाकी 7 बिलियन, मतलब अमेरिकन कितने हैं? लेकिन बाकी पूरी दुनिया उनसे मरूब है, जीन्स पहनती है, गाने गाती है, हॉलीवुड देखती है, नेटफ्लिक्स देखती है। तो अगर जिस दिन वो मरूब हो जाएंगे तो फिर, और हमें ये दुनिया का कानून है, इसमें कोई अमेरिकन की तारीफ नहीं हो रही। तो अब इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ पे? यानी हम क्या लैग कर रहे हैं? हम लैग कर रहे हैं पॉलिटिक्स, यानी कि हमने लोकली भी पॉलिटिक्स छोड़ दी। यानी आपके पास एक बटन है लेकिन आप उसे दबा नहीं सकते, इससे बड़ी बेबसी क्या हो एटम बम का। तो क्यों? क्योंकि पिछले 20-40 सालों में एज अ नेशन हमने पॉलिटिक्स को हराम करार देके कोने में डाल दिया। क्या ना हम खुद सियासत करेंगे ना अपने बच्चों को सियासत करने देंगे। वैसे उसके रीजंस अलग हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। तो सियासत आपको करनी पड़ेगी, लोकली भी करनी पड़ेगी। जहां 2 से 3 बंदे होंगे वहां सियासत एक नेचुरल थिंग है। और उसके बगैर सियासत से हुकूमत मिलेगी या फिर जंग से हुकूमत मिलेगी। तो या तो आप 96% मुसलमान ये तय कर लेंगे हमने आपस में लड़के मर जाना है पाकिस्तान, और उसके बाद जो बच जाएगा वो बटन दबा देगा, या फिर हम लोग सियासत कर लेंगे। ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। और रास्ता रास्ता आपके सामने मौजूद है। पाकिस्तान ईरान दोनों आपके सामने, दोनों यरूशलेम से इतनी ही दूर है, तकरीबन बराबर दूर है। लेकिन 79 में उनके पास इनकलाब आया, उसके बाद उन्होंने लिबनान तक रास्ता बनाया, 40 साल लगा। और इस वक्त भी जो इसराइल की फौजें हैं वो गजा में घुसने से क्यों डर रही हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप इधर घुसे, हम वहां से लबनान से घुस जाएंगे। और वो लबनान में उनके फाइटर्स रेडी हैं और पहले उन्होंने 2 मिसाइल मारे, उसके बाद बोला है कि हम घुस जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि ये चीज होगी कैसे? ये चीज हो रही है, आपके सामने हो रही है, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते क्योंकि आप शिया में पड़े। आपको पहले ही कंडीशन कर दिया गया है कि ये लोग काफिर हैं, इनसे बात ही नहीं करना है, इनकी तारीफ नहीं पड़नी। तो आप अगर एज्यूम करें कि जब हमारे भाई वो रास्ता बना सकते हैं और तो हम उस पर चल के नहीं जा सकते क्या? तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है, सियासत को की अहमियत को समझें और अपने फॉल से निकलें, और सब मिल के लोग की बर्दाश्त पैदा करें, तनकीद के ऊपर बर्दाश्त पैदा करें, लोगों की सुने, हर फैसले खुद ना लें, नतज खुद डिसाइड ना करें। हम एक दुनिया में जिंदा हैं और हमारे अलावा भी लोग, हम इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, उनका हक रखें, उनकी बात को समझें, को एग्जिस्टेंस की फिलॉसफी पे चलें। और जो भी अपनी बात कर रहे हैं उसके अंदर ऐसी बात करें जिसमें यूनाइटेड नेशंस के हवाले हों, इंटरनेशनल लॉज के हवाले हों, क्योंकि दुनिया बहुत आगे आ चुकी है। जमान और मकान के हिसाब से बात की जाएगी तो सबको समझ भी आएगी और मसले का हल भी। थैंक जी, जज़ाकल्लाह ज़िया फॉर शेयरिंग इनसाइट।
हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, मदीहा और आमना। मैं आमना आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मदीहा से क्वेश्चन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जहाँ पे बार बार वो मोटिवेशन और उसकी बात हो रही है, तो जो हमारे सामने सहाबा कराम की जिंदगी है, जैसे हजरत अली उस वक्त बहुत कम उम्र थे जब इस्लाम का निज़ाम, जब हज़रत वसल्लम ने दावत का वो शुरू किया, और हजरत उमर फारूक और हजरत बिलाल हबशी, तो उनकी जिंदगी में क्या फैसिनेशन, रिवॉर्ड, वो क्या चीज थी जिससे ये सब कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना काम किया, तो हम में वो कैसे आए, ये उससे लिंक क्यों नहीं हम कर सकते पे? हजरत अली की तो माशाल्लाह, क्योंकि परवरिश ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस में हुई थी, तो वो उन माशाल्लाह ही इज एन एक्सेप्शन। बट हम बाकी सहाबा को देखते हैं कि जब वो ईमान लाए तो उनके लिए उनकी प्रायोरिटीज सेट हो गई थी, अनलाइक अस। अगर हम अपने 24 घंटों की सिर्फ जिंदगी को देख लें तो हम कितना वक्त अल्लाह ताला को और कितना वक्त उसको देते हैं, और कितना वक्त अपने फोन को और बाकी चीजों को देखते हैं। तो हाँ, परवरिश के टाइम से अगर हो जाए, क्योंकि एक एक ईमान अल्लाह ताला दिल में हिदायत डाल देना और ईमान लेकर आना, खुद से शायद वो एक अलग फीलिंग होती है। बट हम लोग हम लोग बस मतलब नाम के मुसलमान हैं अनफॉर्चुनेटली। हम दिल से हम कहते भी हैं कि हम ईमान लाए हैं, पर हम लोग उसकी अमली तौर पे कुछ भी नहीं है। हम्म। मेरा क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि आप देखें कि बार बार ये चीजें इस्तेमाल हो रही है ना, मोटिवेशन ये टर्म, तो इससे मेरा ये क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि कुरान में भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में, सहाबा किराम की जिंदगी से, तो ये सारी चीजें उनके सामने तो आखिरत थी, तो मतलब दुनिया की कोई चीज मैटर नहीं करती थी। तो हम लोग इस मतलब ये जो रोड मैप है या जो चीजें हैं, तो हम बार बार ये क्यों कहते हैं कि हम लोग बहक जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या इवन के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी, या सहाबा किराम के बाद भी जो लोग थे वो भी, तो वो लोग नहीं हुए, तो हम लोग क्यों फिर ये बार बार हमारे अंदर फियर है कि हम ये काम करते हुए ये तो भटक भी सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये फियर क्यों है हमारे अंदर? एक तो ये ह्यूमन नेचर है। आपको पता है कि इंसान नेचुरली वो पस्ती की तरफ ही जा रहा है, वो जहन्नम की तरफ ही जा रहा है। हम लोग अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों को, इसलिए हर नमाज में हम लोग दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला से हिदायत मांगते हैं उन लोगों के रास्ते पे चलने के लिए। लेकिन अगेन मकसद हम लोगों का मकसद जन्नत हासिल करना नहीं रह गया। हम लोगों को सब इस दुनिया में चाहिए। अगर अल्लाह ताला कहता है कि वहाँ ऐसा मौसम होगा कि ना गर्मी होगी ना सर्दी, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें यहीं पे हमें हर फैसिलिटी इस दुनिया में ही चाहिए। बेशक दुनिया और आखिरत की आफियत मांगनी चाहिए और खैर मांगनी चाहिए, लेकिन हम लोग खुद शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार है ना। हम लोग सिर्फ करीब के मकसद को देखते हैं, करीब की आसानियों को देखते हैं। हमारा मकसद जन्नत नहीं है। बात आपकी मुझे समझ आई है, लेकिन असल में कुरान में जो बार बार प्लीज अगर हाँ, कोई और इसको अगर आंसर करना चाहे, शायद मैं इसको शायद नहीं सही से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रही। सिस्टर फरहाना, अगर आप इस पे कुछ या अस्सलाम वालेकुम, फरहाना हियर। या यू नो या आपने सही कहा, हम लोग गैब पे हमारा यकीन कम है। आई मीन दैट इज द वन लाइनर आंसर फॉर दैट। तो हम ये गैब पे, क्योंकि आजकल हमें ना जो साइंस सिखाई जाती है स्कूल में, ये एंड वी बिलीव इन व्हाट वी सी, ये दो असल मसले हैं। वी बिलीव इन व्हाट वी सी, सो व्हेन वी डोंट सी, हमारी कन्विक्शन उसमें कम हो जाती है। तो दैट इज वन बिग प्रॉब्लम। देन द सेकंड, ह्यूमन साइकोलॉजी की ना, हमें वी लव सिस्टर पहनू ने अभी कहा कि हमें हर चीज अभी चाहिए, हमारे सामने चाहिए, हम वेट नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए ना, आखिरत के लिए वेट नहीं कर सकते। सो दैट इज अंदर मेन मसले ये है। सो या सो हाउ वी बीट दिस इज एक फैसिनेशन। मिनट, या असल में ना मैं आपको ये कहना चाह रही कि देखें कि कुरान में तो बार बार अल्लाह ताला से हमें कहा गया है कि आपने अल्लाह से डरना है, ठीक है, और शैतान आपका, बेशक अल्लाह ने कहा है कुरान में कि शैतान आपका दुश्मन है, ठीक है ना।
लेकिन दुश्मन से मैं कहती हूँ, मेरा मकसद ये क्वेश्चन करने का कि अल्लाह की ज़ात तो बड़ी है, तो हम बिल्कुल तो जब भी पनाह मांगते हैं अल्लाह से तो शैतान की पनाह मांगते हैं कि अल्लाह से हम पनाह मांग रहे हैं, तो अल्लाह की ज़ात तो बड़ी है, तो हमें उससे मतलब वो फियर का कॉन्सेप्ट या उस तरह से हमें अल्लाह से नहीं है, लेकिन हमें चीज है ये है कि हम जब भी काम करते हैं तो हम कहते हैं कि इवल फोर्सेस जो हैं वो हमें जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। हमें वो उस बात पे यकीन रखना चाहिए कि जो इवल फोर्सेस से बड़ी जो पावर है वो अल्लाह के पास है, तो हम डिट्रैक्ट होने से ज्यादा हम सीधे ट्रैक पे भी जा सकते हैं। मैं ये बिल्कुल कहना चाह रही थी। बिल्कुल इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल एंड बिस्मिल्लाह, हम वही ना हर इंशाल्लाह हमारा सारा आगे में इसका काम मुझे इससे वो लगे ना। बात याद आई कि जब शैतान वाला वाक्य नहीं भी हुआ था हजरत आदम, Yeah. Subhanallah, and inshallah, we will, and the strength, that's very, very important point. Where did the Sahaba, where did Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam get the strength and the energy to go ahead? This energy is from the connection with Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prophet Sallallahu Alaihi फरिश्तों ने तो Wasallam got पहले the सवाल किया energy. था कि आप बहा हाँ, करेगा और फसाद मचाएगा अपना खलीफा बना। okay. I think Sister Mehnur ka mic, I think it, okay. But Sister, yeah, very important point. Energy, where will we get this energy to go against this love of dunya? Where will we get the energy to go against, difficulties? ये energy कहाँ से मिलेगी? This is going to be from strong connection from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to spend the entire day, with the people and with the problems. And where did he get all the energy and the versing from? It is from the connection with Allah Subhanahu wa Ta'ala during the night time. So this has to be a practice of all the people involved in this work for Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. थैंक यू, Jazakallah khair. जज़ाकल्लाह। जी आमना, पॉइंट एडेड। गोइंग टुवर्ड्स मदीहा। जी मदीहा, आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट सेंड किया है, काइंडली अनम्यूट करके क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा छोटा सा सवाल है कि यस आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, मैंने सर साहिल से भी सुना इंटेलेक्चुअल वारफेयर के बारे में कि ये हमारा 100 ईयर का प्लान है, ठीक है। हम लोगों ने अभी प्रिपेयर होना है, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम लड़ सकें या हम इस्लाम के लिए, जहाद के लिए जा सकें। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम फिजिकल वॉर में आ चुके हैं, फिलहाल पाकिस्तान को अगर हम देखें इंटेलेक्चुअल वारफेयर के लिए, हम कहते हैं ठीक है, बहुत बेहतर सिचुएशन है, हम तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों को। लेकिन अगर हम फिजिकल वॉर में आ चुके हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, अगर हम फिजिकल वॉर में आ चुके हैं, लाइक फलस्तीन, अभी फलस्तीन में जो हो रहा है, अगर पाकिस्तान में हो रहा हो, ऐसा हो भी सकता है कभी भी। हम कोई मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि हम वाकई हमें कुछ नहीं कहेंगे, वो जिस तरह की पोजीशन में हम हैं, हो भी सकता है। तो उस वक्त ये इंटेलेक्चुअल वारफेयर तो काम नहीं आएगी ना। उस वक्त हमें क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है? लाइक अगर कोई हमारे घर पे अटैक करता है, ठीक है, अगर हमारे सामने कोई हमारे बच्चों को के गले पे छुरा रख लेगा, ठीक है, हम वहां पे ये नहीं सोचेंगे कि हमने 100 ईयर प्लान करना है। हमें चाहे कुछ भी नहीं आता, हम तैयार भी नहीं है, लेकिन हमने उनको बचाना है किसी तरह से भी। वो हमारे अंदर एक नेचुरल इनहेरिट है अल्लाह की तरफ से, फितरत में है हमारी कि हमने अपने बच्चों को बचाना है किसी तरह से। लाइक पीछे सिस्टर ने एक बात की कि अभी हम अपने घर को देखेंगे फिर किसी को देखेंगे। हम एक घर तो पूरी उम्मत, मुस्लिम उम्मत पूरा घर है, हम सारे एक ही घर हैं। ये हमारा पाकिस्तान या हमारा फलस्तीन की बात है ही नहीं है। तो अभी जिस सिचुएशन में फलस्तीन है, वहां पे फिजिकल वार हो रही है, हमारे बच्चे जिबा हो रहे हैं, बम मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम इंटेलेक्चुअल वारफेयर की बात यहाँ बैठ के कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि अगर हम इस कंडीशन में आ चुके हैं, फिजिकल वार में आ चुके हैं, तो तब हम क्या करेंगे? थैंक यू। I will take this question. So, subhanallah, ये actually this current condition is a very अच्छा example है कि हमें intellectual warfare की importance क्या है। आप physical warfare is the last step of anything, if at all it is. उसकी अगर अच्छी तरीके से आप intellectual warfare करें तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, but अगर करनी पड़ी, जो ठीक लोग हैं उनके साथ में करनी पड़ती है, but that is the last step. So okay, now अगर prepared ही नहीं है, then you will have to do with whatever आपके पास है. I mean that is the short term answer. आपने अगर आपके घर में कोई आ रहा है अटैक करने, आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की, आपके पास कोई वेपन की ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास मसल नहीं है, आपने प्लान नहीं बनाया कि क्या करना है, then आप उस
इन दैट मोमेंट आप रिएक्ट कर लोगे विद वॉट एवर लिटिल यू हैव एज ए ह्यूमन बीइंग, सेल्फ सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट से. दैट इज काइंड ऑफ व्हाट इट इज. बट इफ यू हैड डन द इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन बिफोर, like you had estimated कि okay, I'm in this locality, आपने ऑब्जर्व किया पहले, डेटा कलेक्ट किया कि यहाँ पे ये हार्म के चांसेस है, यहाँ पे क्या वेपन्स यूज होते हैं, how should I get my prepared, I should be physically fit, have these weapons, have logs, have this thing, what numbers should I call for help. अगर आपने वो सारी इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन की होती तो आपकी रिजल्ट बेहतर होती है इन द केस ऑफ ए डायरेक्ट 1-to-1 अटैक. सो हर चीज में आपकी तैयारी, तो ये इंटायर द रीजन वाई आप ये पैलेस्टीन का इतना सैड सिचुएशन देख रहे हो, हेल्पलेस सिचुएशन, इज हमारे पास इज इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर स्ट्रेटजी, थिंक टैंक इज जीरो. The Muslim countries itself don't know how to get together and talk and have a think tank. There is nothing. There's no think tank. There's no strategy team. There's nothing. So that is the reason for a very pathetic plight. But in that case also, but जो भी आप लास्ट में कर सकते हो आपको करना पड़ता है. That is also true. You'll have to do with whatever you have. So I hope that answers the question. Jazakallah khairan. जज़ाकल्लाह खैर. ओके जी, अब्दुल रहमान अली. अस्सलाम वालेकुम सिस्टर. पीपीटी की काफ़ी डिमांड आ रही है हमारे अपने ग्रुप में से भी और चैट में से भी, तो क्या आप ये शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? अब्दुल रहमान, फीडबैक में आपने अब ये चीज पेस्ट कर देनी है, आपको इंशाल्लाह फॉर अवेलेबल हो जाएगी फीडबैक इंशाल्लाह. जैसे ही मीटिंग के बाद हम उसको विजुअलाइज करते हैं तो आपने इंफॉर्मेशन दी होगी, आपके ग्रुप को सेंड कर दी जाएगी कैप्टन के थ्रू या कम्युनिटी हेड के थ्रू. चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. बाकी ये कि जी फीडबैक फॉर्म में बस बता दीजिएगा. जी समीना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है आपकी आवाज़. अच्छा, मैं ना इस पे थोड़ा सा कमेंट करना चाहती हूँ. सारी डिस्कशन मैंने ना सुनी है. अभी सिस्टर मदीना ने क्वेश्चन किया है कि जब हम फिजिकल वॉर में आ जाएं तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की क्या जरूरत है, क्या हम इंटेलेक्चुअली लड़ते रहेंगे, दिमाग लड़ाते रहेंगे बैठ के. तो उसमें मैं ये उनको कहना चाहती हूँ, इस और उनके थ्रू दूसरों को भी कहना चाहती हूँ कि जब फिजिकल वॉरफेयर हो रहा होता है सबसे ज्यादा जरूरत उसी वक्त होती है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की. जैसे अभी जो इसराइली हैं वो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर कर रहे हैं कि जी देखिए हमारे 40 बच्चों के इन्होंने सर कलम कर दिए हैं. या जैसे जब कश्मीर में जिहाद हो रहा था तो बुरहान वानी की जब शहीद हुआ था तो उसके ऊपर इल्जाम लगाया इंडियन मीडिया ने कि ये तो लड़कियों के लिए आ रहा था, ये जिहाद के लिए तो आते नहीं है. और ये जो बुरहान वानी है उसका जो टोला है, 12 लोग थे बुरहान वानी, और उन्होंने कश्मीर के मुजाहिदीन थे, उन्होंने कहा था कि हम अपना फेस नहीं छुपाएंगे और जब हम कर ही जिहाद रहे हैं तो हमें अल्लाह के अलावा किसी का डर ही नहीं है. तो वो सोशल मीडिया पे आए थे और वो 12 के 12 जो है वो शहीद हो गए हैं. उनमें सब्जार भट्ट था और उनके अंदर समीर टाइगर था, बुरहान वानी और इनके 10 और दोस्त थे. इसी तरीके से अब जैसे फिलिस्तीन के अंदर मार्का अराई चल रही है तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की सबसे ज्यादा जरूरत है. मैंने अपने ग्रुप के अंदर पोस्ट किया कि इस तरह से हमास ने, मुसलमानों की जमात ने, मुजाहिदीन ने जो है हमला किया और इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की है. इंटेलिजेंस वाइज भी उनके बंदे उठा के लेके आए हैं. उनकी खवातीन फौजी भी जो जुल्म करती होती थी और स्ट्रेटेजिकली मुसलमानों को वो जुल्म करते हैं, वो फास्फोरस फेंकते हैं, वो टंगस्टन फेंकते हैं. टंगस्टन से ये होता है कि बंदा अंदर से लहूलुहान होता है, बाहर से पता ही नहीं चलता लाश का कि उसके साथ अंदर हुआ क्या है. फास्फोरस बमिंग फेंकी गई है. तो इसी टाइम पे जब ये वॉरफेयर हो रही है, मुजाहिदीन को क्लियर करना कि वो जब वो हैं ही मुजाहिदीन तो वो कोई गलत काम नहीं कर सकते, वो किसी के बच्चों को बेहेड नहीं कर सकते, वो किसी की औरतों की बेहरमती नहीं कर सकते, वो किसी के इलाके में जाकर दरख्तों को नहीं काट सकते, आग नहीं लगा सकते. हमें इसी वक्त इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की सबसे ज्यादा जरूरत है. ठीक है. और इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का सबसे पहली बात यह है कि ना हम अपने आप को ना इंफीरियर समझते हैं कि वो जो मुसलमान कैसे मार सकते, किसने इनकी मदद की. तो कल जो है एक सेशन मैंने अटेंड किया, उसमें वहां के फिलिस्तीन के हमारे जो है ना वो शेख शामिल थे. तो उन्होंने कहा, मुझे पाकिस्तानी बच्चे उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि कैसे कैसे इमदाद के बगैर तो नहीं हो सकता. तो उन्होंने कहा, मेरे बच्चों आप लोग ना लोगों के प्रोपेगेंडे में इतने आए हुए हो कि आप कहते हो कि तो आप लोगों को अल्लाह की मदद कुछ लगती ही नहीं है. मतलब आप कहते हो कि किसने हेल्प किया है, लबनान ने किया होगा, हिजबुल्लाह ने किया होगा, ईरान ने किया होगा. हम कह रहे हैं हमारी अल्लाह ने हेल्प की है.
तो आप लोग इस बात को मान क्यों रहे हो, हम 70 साल से लड़ रहे हैं। तो जब मैंने भी अपने ग्रुप में पोस्ट किया तो सब कह रहे थे ये दुरुस्त नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसराइल खुद ये कर रहा है, गजा को खत्म करने के लिए ये कर रहा है। तो उस वक्त मैंने इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के तौर पर मैंने 5-7 बड़े अच्छे से मैसेजेस किए। मैंने कहा देखिए, पहली बात आप बिलीव करें खुद पर, जो 70 साल से मार खा रहा है क्या वो थप्पड़ नहीं मार सकता, आगे से मार सकता है। और मुजाहिदीन ने खुद कार्रवाई की है, हालांकि मैं वहां पे बैठी नहीं हूँ, ना मैंने उनकी वो की मतलब प्लानिंग की है, ना मैं कोई मुजाहिदा हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ। लेकिन एक आम मुसलमान, जब हमारा दिमाग खुला होता है, दिल खुला होता है, हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि रब्बी शरह ली सदरी, मेरा दिल खोल, मेरा दिमाग खोल या अल्लाह, मैं मेरी आंख खोल, दिल की आंख खोल। तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है जब जंग चल रही है। आप अपने मुजाहिदीन को क्लियर करेंगे, खबरदार ये कुछ नहीं ऐसा कर सकते। इसके अलावा मैकडोनल्ड्स को आप बाइकआउट करें, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है ना, कि लोगों को बताएं, फैलाएं कि भाई नहीं लेना है ये, और जो प्रोडक्ट्स इसराइल की हैं उनको बैन करें। फलस्तीन की प्रोडक्ट्स को खरीदें, उनकी खजूरें खरीदें, उनका जैतून खरीदें, वो जैतून के साबुन बनाते हैं, जैतून का तेल बेचते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स लें, ठीक है, उनकी खजूरें दें, उनका अकल वो जो स्कार्फ पहनते हैं ब्लैक एंड व्हाइट वो लें। इसमें मैंने पाकिस्तानियों की ये एक मेरा कैटेगोरिकल जुमला कह रही हूँ आज, कि पाकिस्तानियों का मसला ये है, मुसलमानों की सारों की बात नहीं कर रही, पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, कि हम ना इस्लाम को एक पार्ट टाइम, हम समझते हैं इस्लाम ना पार्ट टाइम किस्म की कोई चीज है, मतलब हाँ हाँ हमने चंदा दे दिया है, असि देते दिता है, बस गल खत्म। नहीं नहीं, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, ठीक है। ये फुल टाइम है, इस्लाम मोर देन फुल टाइम है, ठीक है। और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की हर जगह जरूरत है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, वो भी कैटेगोरिकली दूसरे मुसलमानों को नहीं कहूंगी, इंडियन मुसलमानों को, उनको, क्योंकि मैं उनको इतना नहीं जानती साइकोलॉजिकली। अब मैं खुद चूंकि पाकिस्तानी हूँ, हम ना कुर्बानी नहीं देना चाहते। हम कहते हैं कि यार अच्छा वो ये फलां ढिमका, हम ठीक है, हम ना इनकी भी इमदाद कर लेंगे और हम ना ये वाला भी अपना काम कर लेंगे, वो नहीं, हमें जो है ना पाकिस्तान के लिए भी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, सबको देनी पड़ेगी, ठीक है। और वो कुर्बानी इमोशनल भी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो एक तो पाकिस्तानी कुर्बानी देना सीखें। दूसरी बात कि ना इस्लाम को फुल टाइम समझें, इस्लाम को पार्ट टाइम या ये ट्यूशन ना समझें, इसको फुल यूनिवर्सिटी लेवल का समझा करें। तो ये मैं बस कहना चाहती थी, मैं कमेंट्स देना चाहती थी। बड़ा जी मेहरबानी आप लोगों की, आपने मुझे सुना। जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, जी जज़ाकल्लाह। सबा, काइंडली अगर पॉइंट ऐड करना है तो क्विक कीजिएगा ताकि हम कंक्लूजन की तरफ जाएं फिर। हम तो हाँ, मेरा ये पॉइंट है कि हम डर के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये डर कैसे मारा जाए। और आई थिंक कि हम दिमाग में हम एक सिमुलेशन हम पहले करते रहते हैं कि भाई मेरी मौत आ जाएगी तो ये हो जाएगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे तो हम एक सिमुलेशन कर रहे होते हैं। डर ऐसा होता है कि आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि वो इसी वक्त वो चीज़ हो रही होती है। तो हमको ऐसी सिमुलेशन करनी चाहिए कि जिससे कि हम सोचे कि हाँ ठीक है, अब मेरी मौत हो गया तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, अब क्या होगा, यू नो। और फिर हम एक रियलिस्टिक तौर पर हम फिर सोच सकते हैं कि ठीक है, अब मुझे किस चीज की डर है, मेरे कर्जे हैं, मुझे अब मेरे कर्जों की डर है, ठीक है, वो मैं उनका इंतजाम कर देती हूँ कहाँ। मेरे बच्चों का डर है कि वो कहाँ, उनका क्या होगा, ठीक है। हम लिखते हैं विल, क्या कहते हैं इसको उर्दू में, यू नो जो विरासत, जो जो भी चीजें हैं कि इनकी कौन लुक आफ्टर करेगा मेरी मौत के बाद, ये सब हम अगर हम तैयार हैं तो फिर डर किस चीज का, मौत का क्यों डर फिर, तो ये मेरा पॉइंट था। ओके, जज़ाकल्लाह, ठीक है। जी लास्ट पॉइंट लेते हैं अब। जी बदिया, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, क्विकली ऐड कीजिएगा, सेशन वाइंड अप करना है। जी अभी मिस समीना आई थी, उन्होंने काफी अच्छी बातें की। यस आई नो, ये सब कुछ बहुत अच्छा है कि हम बाइकआउट करें, इन्वेस्टमेंट करें उनके साथ, मतलब इंटेलेक्चुअली हम बातचीत करें। मैं ये सब चीजें पहले मैंने इसीलिए क्वेश्चन से पहले कहा था कि मैंने ये साहिल अदीम से अच्छे से सुना है सब कुछ, वो इस बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल यही था कि अभी देखिए, एक जब बॉम्ब आता है ना ऊपर से, पूरी बिल्डिंग को एक सेकंड में, ठीक है, वो तबाह कर देता है। तब हम अगर यहाँ पे मैकडोनल्ड को बाइकआउट कर रहे हैं, या हम यहाँ पे ये जो चीजें करेंगे, तो क्या वो उन बॉम्ब्स को रोक रहा है? यहाँ पे हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने मर रहे हैं, जिबा हो रहे हैं, और हम यहाँ पे बैठ के कहें कि हम लोग इनकी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते,
लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, आहिस्ता आहिस्ता होगा। ये उस वक्त अच्छा लगेगा जब हम इन वॉर कंडीशन में नहीं है, ठीक है, लाइक पाकिस्तान में जैसे नहीं है, लेकिन वो भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारी उम्मत है। असल में हम सिर्फ पाकिस्तान और अपना अपना बॉर्डर खेलते हैं ना, इसलिए हमें शायद फील नहीं होता है। हम जब इस चीज से निकलेंगे ना कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये मुस्लिम उम्मत है और वो भी मुस्लिम उम्मत है, यहाँ पे बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, तब शायद हमें फील हो कि वो हमारे ही ऊपर गिर रहे हैं बॉम्ब, हमारे मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो किसी और जगह गिर रहे हैं, वो हमारे मुल्क में ही हमारे ही बच्चों पे गिर रहे हैं। तो वहां पे मैं अब इतनी स्लोली प्रोसीजर करूं कि मैं बाइकआउट्स कर रही हूँ प्रोडक्ट्स को, या मैं वेट कर रही हूँ कि उनसे हमने जो है बातचीत करनी है, कन्वर्सेशन करनी है, गोल में कॉन्फ्रेंसेस करनी है, तो ये सब कुछ जब हम फिजिकल वॉर के बीच में हैं उस वक्त तो नहीं हो सकता ना। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि जब हम पे बॉम्ब गिर रहे हैं हमारे बच्चों पे, तब हम क्या करेंगे? क्या हम ये चीजें सोच के बैठेंगे कि हमने जिसके ऊपर गिरा है ना, जिनके आवाजें आ रही हैं, हम वीडियोस में देख मदीहा, रहे हैं, वो लोग क्या ये सोच सकते हैं? मदीहा मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे, ठीक है? अगर हमारे किसी बच्चे के ऊपर बॉम्ब गिरा ना, तो हम नहीं जाके बाकियों को बताना है कि बॉम्ब गिर रहा है, अभी हम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, सिंपल सा आंसर है हम इसका। एक ही काम करेंगे खिजर, हम एक ही काम करेंगे, या तो हम कहेंगे कि हम बच्चे को बचाएं और खुद भी मर जाए, ठीक है, उस वक्त हमें मौत बड़ी चीज नहीं लगेगी, सीधी सी बात है। हमारा बच्चा मर रहा है, हम कहेंगे हम भी जाके आग में घुसेंगे और मर जाएंगे, ये देखिए कंडीशन यहाँ होगी। पे ना, यहाँ पे हमें मौत यहाँ की पे टेंशन है कि हम क्यों जाएं। नहीं, आप मेरी बात सुन ले पहले। यहाँ पे हम देख रही हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम 10 लोग 15 लोग जाएंगे तो होगा क्या, हम मर ही जाएंगे ना। एक्चुअली हम उनको अपने बच्चे नहीं समझ रहे ना, इसलिए हमें लग रहा है हम मर जाएंगे, हमें मौत से डर लग रहा है। चलें, ये 22 पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आप सोच रही हैं सबके लिए, जरूरी नहीं है हर बंदा नहीं इस तरह नहीं, सोच ये रहा हो। बात हो रही है इसी ना, वजह से चैट इन पे चीजों हो को रही है देखना बात। जरूरी है। मोस्टली लोग यही कह रहे हैं ना कि हम बहुत थोड़े से हैं, अभी हमें बहुत ज्यादा होना है, हम पावरफुल नहीं है, तो हम अगर चले भी गए फलस्तीन तो क्या हो जाएगा, क्या उखाड़ लेंगे। ये चीज की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर हमारे बच्चे को कोई मारेगा तो हम ये सोचेंगे कि हम एक बंदा क्या उखाड़ लेगा उसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए देखिए मिस मदीहा, ये सोल्यूशन नहीं है, मौत कोई सोल्यूशन नहीं है। शहादत से हर एक को प्यार है, लेकिन हमारी शहादत का फायदा भी तो होना चाहिए ना। अगर हम अपने नबी की सीरा को देखें तो उन्होंने इस तरह से तो नहीं, विदाउट एनी प्लानिंग तो नहीं भेज दिया था सहाबा को लड़ने के लिए। तो आई आई थिंक कि हमें अभी थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें और फिर हम जंग में या किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करें। अभी तो हम अपने घर के मसले नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो इसलिए थोड़ा इंशाल्लाह सा जज्बात विल चल रहा है। मैं विल थोड़ा सा इमोशनल लग रही हूँ, जज्बाती लग रही हूँ, मुझे पता है। आंसर इज टेकन, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर दोबारा डिस्कशन फोरम में आपके पास मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अभी फर्दर ये पॉइंट्स ऐड हो गए, इनके ऊपर इनपुट भी ले ली गई है। इंशाल्लाह फर्दर इसको डिस्कस करके आगे इंशाल्लाह स्ट्रेटजीज और डिस्कस हो जाएंगी। तो सेशन वाइंड अप करते हैं आज का। मुझे सिर्फ एक लाइन, आई एम सॉरी, मैंने अभी मैसेजेस पढ़े, मैं अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो हदीस कोट की थी ऑथेंटिक नहीं थी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और आप लोग भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देगा मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। एम्पैथी की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, जैसे जब सफ़र के दौरान एक मदर बर्ड से उनके बच्चों को उठा लिया गया था, वो परेशान हो गई थी। हम जानवरों के साथ, दुश्मनों के साथ, हम हर जगह एम्पैथी की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम मैं बाद में कोट कर सकती हूँ। फिलहाल मेरा मकसद ऑनलाइन बस आप लोगों से माफ़ी मांगना, अल्लाह ताला से माफ़ी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर टेकिंग टाइम आउट। अस्सलाम वालेकुम। ओके महानूर, जज़ाकल्लाह। मिस्टेक जो थी वो हाईलाइट कर लिया आपने। इंशाल्लाह ताला फर्दर जो भी आप सबके बाकी पॉइंट्स रह गए हैं इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन के अंदर ऐड हो जाएंगे। सेशन जो है उसको वाइंड अप करने जा रहे हैं हम। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया, आपस में अपने पॉइंट्स डिस्कस किए और यहाँ पर जो चीज़ लर्न करने वाली थी लर्न की, और करंट इशू के ऊपर भी डिस्कशन हुई है। इंशाल्लाह उसके ऊपर जो आपके पॉइंट्स हैं फर्दर आप लोग खुद भी डिस्कशन करते रहें, सोल्यूशंस निकालते रहें और बाकी भी डिस्कशन का पार्ट बनते रहेंगे। इंशाल्लाह फर्दर चीज़ें हो रही हैं, सोल्यूशन निकल रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबकी मदद करेगा। और मेरा फिर सबसे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सब हर 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 इंसान का अपना डिफरेंट एक ओपिनियन हो सकता है। कुछ मौकों के ऊपर यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे आपके पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वहाँ पे किस तरीके से आपने मेन ओपिनियन को हाईलाइट करना है, ताकि पूरी उम्मा जो है ना वो यूनाइट हो। यूनिटी के बगैर आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर आप एग्जाम्पल देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या साहब की, तो वहाँ पे भी आपके पास सारे यूनाइट थे एक अम्ब्रेला के अंडर। तो पहले उस अम्ब्रेला को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बाज़ औक़ात कुछ पॉइंट्स जब इस तरह के डिस्कस हो रहे होते हैं तो लग रहा होता है कि इस तरह के माइंडसेट्स को फ़लस्तीनियों से कोई गर्ज नहीं है,
और जो वहाँ पे जाना चाहते हैं, फ़ौरन वहाँ पे जाके कुछ करना चाहते हैं, उनकी गर्ल्स डिफरेंट है। तो देखें दोनों की गर्ल्स सेम है, बट आपके पास सॉल्यूशंस जो हैं वो दोनों के पास डिफरेंट हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन ज़रूरी है कि पहले ये सीख लें कि किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे एक पॉइंट के ऊपर लेके आना है दोनों तरह के माइंडसेट्स को जो कि काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला मदद करे हमारी। इंशाल्लाह ताला फर्दर नेक्स्ट टाइम आपसे डिस्कशन फोरम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।